हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो क्लास 10 का चैप्टर 5 है, कक्षा 10 का पांचवा चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है, एक जीव विज्ञान का चैप्टर है, जिसमें कई तरीके की प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अपने शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सजीवों की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी एग्जाम दे, सबके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, इन सबको पढ़ेंगे। उससे पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़कर अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है जैव प्रक्रम, इसके अंदर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि इसके अंदर हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग पाचन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम इस पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं, रक्त संचरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग उत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मतलब ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी ना किसी एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सब में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे के पूरे चैप्टर को डिटेल में आप पढ़िए, और मैं डिटेल में यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं इस पूरी एनसीईआरटी के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को। तो हम लोग जहां शुरुआत करते हैं, तो एनसीईआरटी के इस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर की जो शुरुआत होती है, जो शुरुआत में कुछ चीजें बताई गई हैं, उसमें थोड़ी सी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखाई पड़ी, उसको मैंने शुरुआत में इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझा। कि देखिए, हम लोगों में जितने भी आसपास चीजें हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हैं जिन्हें हम सजीव बोलते हैं, उनमें सजीवों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यानी सजीवों के लक्षण का मतलब यह हो जाता है कि जो भी आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज है, अगर वो श्वसन कर रही है, वो पाचन कर रही है, उसके अंदर पोषण हो रहा है, उसके अंदर उत्सर्जन हो रहा है, उसके अंदर जो है वो उसके अंदर परिसंचरण हो रहा है, वो जो है वो नए अपने बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर ये सब प्रक्रियाएं किसी के अंदर, आसपास किसी भी चीज के अंदर अगर आपको दिखाई दें, तो हम ये मानते हैं कि वो सजीव है। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, या जिसे हम जीवाणु बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हमारी धरती पर पाई जाती हैं जिनके अंदर सजीवों के लक्षण जो है वो आमतौर पर नहीं दिखाई देते हैं, और लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करती हैं, उनके अंदर जीवन के लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। ऐसा ही एक जीव होता है जिसका नाम होता है विषाणु, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में वायरस कहते हैं। वायरस अमूमन जो है, देखो, वायरस के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ये तो पाया जाता है, लेकिन वो अपने सजीवों के जो लक्षण होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उन सजीवों के लक्षण को, तो वो सजीवों के लक्षणों को वो नॉर्मली व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी कोशिका, सजीव कोशिका के अंदर पहुंचते हैं, वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी वो एक्टिव हो जाते हैं। वो अपने अंदर सजीवों के लक्षण को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ अपनी फोटोकॉपी, अपने बच्चे जो हैं वो पैदा करना उस सजीव कोशिका के अंदर शुरू कर देते हैं, और अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वो मृत अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, निर्जीव अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे वो सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, वो निर्जीव से सजीव के लक्षणों को व्यक्त करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा जो जीव होता है, उसे हम विषाणु कहते हैं, उसे हम वायरस कहते हैं। तो यही कारण है कि आज वैज्ञानिकों में आज भी ये बहस छिड़ी हुई है कि ये जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, ये सजीव में इनको रखा जाए या निर्जीव में रखा जाता है। नॉर्मली तो ये निर्जीव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये सजीव भी हो जाते हैं जब ये जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। तो आज भी वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, यानी कि सजीव और ना इनके अंदर पूरी तरीके से इन्हें सजीव कहा जाता है, ना इनको पूरी तरीके से निर्जीव कहा जाता है। तो वही चीज एनसीईआरटी ने लिखी है यहां पर। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, नहीं होती है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं
या निर्जीव हैं। ठीक है, तो ये मान सकते हैं। तो विषाणु के बारे में बात याद रखिएगा कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जब इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो सब चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो पोषण से होती है। अब पोषण की बात ये होती है कि जितने भी सजीव अपने आसपास आप देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो कवक हों, ठीक है, सबके अंदर एक जो जीवन की प्रक्रियाएं उनके अंदर हो रही होती हैं, जो सजीव के लक्षण व्यक्त हो रहे होते हैं, उसके लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो उनके अंदर सजीव की प्रक्रियाएं हो रही होती हैं उसमें बहुत सारी टूट फूट होती है, तो उस टूट फूट की मरम्मत की जरूरत होती है। साथ ही साथ पुरानी उनके शरीर, आपको पता है जितने भी सजीव होते हैं कोशिकाओं से बनते हैं, तो जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनका जब जीवन काल कंप्लीट हो जाता है तो वो जब मर जाती हैं तो उनकी जगह पर नई कोशिकाओं की जन्म की आवश्यकता होती है। तो चाहे ऊर्जा की आवश्यकता हो, चाहे टूट फूट की मरम्मत की आवश्यकता हो, ठीक है, चाहे वो नई कोशिकाओं के जन्म की आवश्यकता हो, उन सब चीजों के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी इन सब प्रक्रियाओं के लिए कुछ पदार्थ जो हैं वो सजीव या तो अपने आप बनाते हैं या तो बाहर किसी स्रोत से लेते हैं और उन पदार्थों का उपयोग करके अपनी सारी जीवन प्रक्रियाओं में उसकी मदद से वो काम चलाते हैं, उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, टूट फूट की मरम्मत करते हैं, नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, यानी बाह्य पदार्थों से, ठीक है, जैसे बाह्य पदार्थों में उसको रख दिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, वसा है, ये सब जो मटेरियल होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इनको या तो खुद बनाकर या तो बाह्य किसी स्रोत से लेकर हमारे जो सजीव होते हैं वो अपने प्रक्रियाओं में उसका उपयोग करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, नई कोशिकाओं को जन्म करने के लिए इसमें मदद लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, उन पदार्थों की मदद से इन जीवन प्रक्रियाओं को चलाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग, अगर हम आम भाषा में बोले तो इसे पोषण कहा जाता है या न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। और ये पदार्थ यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसके अलावा बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो यही सब चीजें यहां पर बताई हैं। तो पोषण की अगर बात की जाए तो पोषण में तो वृद्धि, ठीक है, वृद्धि है, विकास है, प्रोटीन संश्लेषण है, आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। ठीक है, तो ये जो हम लोग ऊर्जा के स्रोत वगैरह यानी ये जो पोषक पदार्थ लेते हैं वो हमें कहां से प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। अच्छा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी इन पदार्थों को जो मैं बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब पदार्थों को खुद बना लेते हैं, तो वह स्वयंपोषी कहलाते हैं। ठीक है, और स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी स्वयंपोषी होते हैं, खुद अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ये स्वयंपोषी हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो इन पदार्थों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब को क्या करते हैं? किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। जैसे हम जो है वो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, हम पेड़ पौधों पे या दूसरे जानवरों से उनको लेते हैं और अपने शरीर का पोषण करते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं? हम स्वयं पोषी नहीं होते हैं, हम जो है वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, हम स्वयं पोषी यानी अपना पोषण खुद नहीं करते हैं। ठीक है, खुद नहीं करते हैं। तो स्वयं पोषी का अगर उदाहरण कहा जाएगा, स्वयं पोषी का उदाहरण अगर कहा जाएगा तो वो स्वयं पोषी का उदाहरण कहा जाएगा तो हरे जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्वयं पोषी हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो वो स्वयं पोषी होते हैं। और हम सबके होते हैं वो हम विषम पोषी होते हैं, यानी हम अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? हम लोग दूसरे किसी जीव जंतु पर डिपेंड होते हैं। तो वही बात यहां पर कही गई, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, ये जीव स्वयंपोषी कहलाते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि के प्रयुक्त हो सके। इस प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीवता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयंपोषी पर आश्रित होते हैं। तो हम लोग वो जो कि दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें विषमपोषी, और जो अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं वह स्वयंपोषी कहलाते हैं।
ठीक है, तो जानवर हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, इंसान हो गए, बहुत सारे कवक हैं, ये सब क्या हैं, विषमपोषी हैं जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वयंपोषी पोषण की। स्वयंपोषी पोषण का मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो उनमें जैसे आपके पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, यानी हरे पेड़ पौधों की बात की जा रही है, वो होते हैं। तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, साथ ही साथ पानी लिया जाता है, और फिर उसके बाद क्लोरोफिल की मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ ही साथ पानी रिलीज होता है। तो इस जो प्रक्रिया होती है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, ये फॉर्मूला एक प्रक्रिया को मतलब कह सकते हैं दिखाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं। साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश की मदद लेते हैं। और क्या भोजन के रूप में क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज। ठीक है, क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन और पानी का भी इससे रिलीज होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसमें इन्होंने एनसीईआरटी में एक चीज़ है यहाँ पर देख रखी है कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसे समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला ये होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अच्छा चलो, एक चीज़ और अच्छी चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि और भी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाए इस पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ठीक है, अब देखिए साहब, यहां पर क्या होता है, ये प्लांट्स हैं मान लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स में क्या होती हैं? ठीक है, ये मान लीजिए प्लांट है। ठीक है, प्लांट है। अब इस प्लांट में ये पत्तियां होती हैं। ठीक है, पत्तियों के निचले हिस्से में ये पतली पत्तियां हैं। पत्तियों के जो निचले हिस्से होते हैं, उनमें कुछ इस तरीके के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो ये जो रंध्र होते हैं, क्या मैंने बताया कि जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं। पत्तियों की निचली सतह पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस तरीके के आकार के छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम लोग रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा होते हैं, उनमें के विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ये जो आपको बीन शेप की कोशिकाएं दिखाई पड़ रही हैं, इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। ये जो कोशिका आपको दिखाई पड़ रही है, ये गार्ड सेल कहलाती है, गार्ड कोशिका कहलाती है। और इसी कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, हरित लवक मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? हरित लवक। ये जो आपको हरे हरे कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये हरित लवक। तो इसी किसके अंदर मौजूद होती हैं? गार्ड कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं गार्ड कोशिकाओं के अंदर हरित लवक मौजूद होते हैं। और ये जो हरित लवक होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इन्हीं में जो हरित लवक होते हैं, इन्हीं हरित लवक को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसी हरित लवक के अंदर मौजूद होते हैं, इन्हीं हरित लवक के अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या होते हैं? वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। और यही क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। और अवशोषित करके क्या करते हैं कि हमारा जो वाटर होता है, ठीक है, उसको ये तोड़ने का काम करते हैं। और फिर उनको तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़कर ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। तो फिर से समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हरे पौधे होते हैं, इन हरे पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उनके निचले सतह पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं। रंध्र जो है दो विशेष कोशिकाओं से, जिसे किडनी शेप की जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग गार्ड कोशिकाएं बोलते हैं। गार्ड कोशिकाओं के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण इनका काम होता है। क्या काम होता है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण काम होता है। ठीक है, अब ये जो सूर्य के प्रकाश, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई यहां पर कि जो क्लोरोफिल होता है उसका काम होता है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना।
अब पीछे हम लोग थोड़ा सा पलट कर जाते हैं, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना। तो यहां पर क्या हुआ है, ये जो क्लोरोफिल बीच में रखा हुआ है, तो यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त की, हमने वायु से प्राप्त की, हमने एयर से प्राप्त की, बाह्य वातावरण से प्राप्त की। तो वायु से हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, पानी कहां से लिया, H2O को मतलब पानी, जल लिया, जल कहां से, हम इसको हमने भूमि से प्राप्त किया। तो भूमि से हमने जल अवशोषित किया, यानी पौधों ने भूमि से जल अवशोषित किया, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली, और फिर क्लोरोफिल जो कि प्रकाश का सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, जो कहां पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहां पे पाया जाता है, गार्ड सेल में पाई जाती है। तो यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके उस ऊर्जा की मदद से इन कार्बन डाइऑक्साइड और इस पानी को, इस कार्बन डाइऑक्साइड और इस पानी को जोड़ देती है, आपस में ज्वाइन कर देती है, और क्या बनाता है, उससे ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा भी गया है, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में आती है। और अगर यह पूछा जाए कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो हमेशा बताइए ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। क्लोरोफिल कहां पे पाया, एक एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहां पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है, गार्ड कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। गार्ड कोशिका या द्वार कोशिका इसे बोलते हैं हिंदी में, द्वार कोशिका में पाया जाता है। और ये जो द्वार कोशिका होती है कहां पे पाई जाती है, हमारे पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है। हमारे मतलब स्टोमेटा में पाई जाती है, रंध्र में पाई जाती है। और ये रंध्र कहां पाए जाते हैं, हमारे पत्तियों में पाए जाते हैं, हमारे हरे प्लांट्स की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई होगी कि कहां पर क्या चीजें होती हैं। अब ये जो रंध्र होते हैं, चलिए रंध्र के बारे में और बताता हूं मैं, पहले ये देख लेते हैं ये जो घटनाएं यहां पर लिखी हुई हैं। तो जैसे क्लोरोफिल जो है, इसमें तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहला, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये पॉइंट आपको रट गया है, आपको मैंने याद करा दिया। दूसरा इन्होंने पॉइंट क्या बताया कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, ठीक है, यह भी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो वही जाकर कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 में बदल जाती है। और साथ ही साथ कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो वही चीज यहां पर इन्होंने बताई है। तो ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर जो रंध्र होते हैं, इनके मैंने बारे में बात बताया, तो एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी हुई होंगी, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर जो रंध्र बताए गए हैं, यानी स्टोमेटा बताए गए हैं, ये जो स्टोमेटा में ये जो छोटा सा छेद, ये तो दोनों गार्ड सेल्स हो गई, ठीक है, गार्ड कोशिकाएं हो गई, द्वार कोशिकाएं हो गई। लेकिन ये जो बीच में छेद नजर आ रहा है आपको, ये बीच में छेद होता है, इसे रंध्र छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर या रंध्र छिद्र कहा जाता है। और इसी छिद्र से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वायुमंडल में रिलीज करते हैं। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पानी बॉडी में आ जाता है प्लांट के, वो उनको भी इधर से रिलीज करने का काम कौन करते हैं, स्टोमेटल पोर यानी रंध्र छिद्र इनसे कहा जाता है, इनसे रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा इसी से जो है जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन जो है इसके अंदर इंटर करती है, यानी इसी छिद्र से ही ऑक्सीजन, अगर जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन अंदर भी इसी छिद्र से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी छिद्र द्वारा जो है वो अंदर आती है। तो मतलब ये है कि ये जो रंध्र छिद्र हैं, इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा पानी जो है वो वायुमंडल में रिलीज होता है। और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्र छिद्रों द्वारा जो है वो हमारी जो है पेड़ पौधों में प्रवेश भी करता है। तो ये भी इसका काम होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वो मुझे लगता है आपको बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हाँ,
अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने जो लाइनें लिखी हैं इसमें क्या बात करी है कि स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जो पानी पाया जाता है, जो पानी हमारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पानी मौजूद है, यह पानी कहां से आता है? जड़ों से आता है, यानी भूमि से प्राप्त किया जाता है। तो वही बात यहां पर एनसीईआरटी बता रही कि स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। होता यह है कि जो हम लोग जमीन पर खाद डालते हैं या जमीन के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लोहा है, मैग्नीशियम है, ये पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। किस कौन कौन सी चीजें? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, ये सब जो पदार्थ होते हैं, ये सूक्ष्म जो तत्व होते हैं, ये पौधों की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक होते हैं। और पौधों की बढ़ोतरी के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये जमीन में पाए जाते हैं और जमीन में पानी भी पाया जाता है। तो पानी और ये जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये सूक्ष्म तत्व जो है, ये सारे के सारे सूक्ष्म तत्व पानी के साथ मिलकर प्लांट के अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको भी पहले 9th क्लास की चैप्टर में मैं बता भी चुका हूं कि एक जाइलम नाम का ऊतक पाया जाता है। उस जाइलम नाम के ऊतक से ये जमीन में पानी और ये जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और मिक्स होकर, यानी कि घुलकर, ये क्या होते हैं कि आपके जाइलम ऊतक द्वारा जो है वो जड़ से होते हुए आपके तने तक या पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। तो वही बात यहां पर बताई है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग, तो वही बात बताई कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? नाइट्रोजन की। और यह नाइट्रोजन कहां से प्राप्त किया जाता है? जड़ों से प्राप्त किया जाता है। जड़ों में कहां पहुंचता है? कहां से पहुंचता है? तो हमारी मिट्टी में मौजूद होता है। ठीक है। तो इसे अकार्बनिक, अच्छा, मिट्टी में कहां से पहुंचता है? तो मिट्टी में क्या होता है? इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है और इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे ज्यादा यही गैस पाई जाती है, उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु क्या होते हैं? जमीन में फिक्स कर देते हैं, जमीन में उसको मिक्स कर देते हैं और पूरी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के थ्रू उसको जमीन में फिक्स कर देते हैं। फिर जमीन में मौजूद वो नाइट्रोजन पानी के साथ मिलकर, ठीक है, पानी के साथ मिलकर जो है वो जाइलम ऊतक के द्वारा जो है शरीर के अंदर, यानी कि पौधे के शरीर के अंदर प्रवेश करती है और प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। तो यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी, एनसीईआरटी की ये लाइन भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात होती है विषम पोषी पोषण के बारे में। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी का मतलब यह हो जाता है कि अगर हम खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो इसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, दूसरों पर डिपेंड रहना, यह तो स्वयं पोषी हो गया था, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया आपने देखी तो वो तो हमारी स्वयं पोषी प्रक्रिया थी। विषम पोषी प्रक्रिया जो कि हम करते हैं, हम अपना सिंपल सी बात करें तो हम जो है क्या करते हैं, जब भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है, हम किसी सब्जी को, किसी तरकारी को, किसी दाल को काट कर ले आते हैं और उसको हम काट कर जो है पकाकर उसे हम खा जाते हैं। तो ये एक तरीके का विषम पोषण हुआ। जैसे कि आप अमीबा का उदाहरण ले लीजिए, अमीबा जो है वो एक तरीके से विषम पोषी है। तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, बल्कि ये किसी दूसरे पर अपने भोजन के लिए क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तो ये विषम पोषी हो गया। तो ये क्या करता है कि कैसे ये भोजन प्राप्त करता है? ये मान लीजिए खाद्य कण मौजूद होते हैं, तो ये अमीबा जो होता है वो अपने चारों तरफ, इस अपने शिकार को चारों तरफ क्या करता है? एक अपनी कोशिका को उसके चारों तरफ इसे घेरने का काम शुरू कर देता है। फिर घेरते 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 ये चारों तरफ से इसको बंद कर लेता है और फिर अपने पाचक एंजाइमों के द्वारा इसको पाचित कर लेता है और फिर इसके बाद इस तरीके से अमीबा का पोषण हो जाता है। ठीक है, तो अमीबा का पोषण हो जाता है। तो ये अमीबा तो एक कोश की जीव है, तो वो इस तरीके से पोषण करता है, लेकिन हम जो है वो बहुकोश की जीव है। हमारे अंदर पोषण करने की पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया पे हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर इन्होंने बात करी है कि कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। जैसे अमीबा है, इसने क्या किया? पहले ही अपने एंजाइम को भेजकर इसको पचा दिया और पचाकर इसको क्या किया है? अपने अंदर अवशोषित कर लिया। ठीक है, और कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे उदाहरण
उदाहरण है जैसे कि फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम है, तो ये सब क्या करते हैं, बाहर ही उनको जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो पाचित रूप में होते हैं या उनको पाचन करके उनको अपने शरीर में लेते हैं। और कुछ जीव हैं जैसे हम सब हैं, ये क्या करते हैं, अपना भोजन जो है वो ले तो लेते हैं लेकिन उनका पाचन जो है वो अपने शरीर के अंदर बोलते हैं। अब एक सवाल यहां पर उठ गया होगा, सर ये पाचन होता क्या है? ठीक है, अब ये सवाल उठना जरूरी है, भाई ये पाचन पाचन आप बोल रहे हैं, ये पाचन होता क्या है? तो सीधी सी बात है, हम जो है जटिल रूप में भोज्य पदार्थों को, कोई भी जीव अगर जटिल रूप में पदार्थों को, जटिल रूप में भोज्य पदार्थों को अगर लेता है, ठीक है, तो हमारा शरीर इन जटिल भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर को सरल रूप में भोज्य पदार्थ चाहिए। हमारे शरीर को क्या होते हैं, जो विषम पोषी जीव होते हैं, हम सब हों या कोई भी ऐसा विषम पोषी जीव होता है, उसको हमेशा जो भोज्य पदार्थ चाहिए होता है वो कैसा होता है, सरल रूप में चाहिए होता है। ठीक है, किस रूप में चाहिए होता है, सरल रूप में चाहिए होता है। तो होता क्या है कि जो, लेकिन हमें जो अपने वायुमंडल में या अपने आसपास जो हमें भोज्य पदार्थ मिलता है वो जटिल रूप में मिलता है। ठीक है, तो हमें चाहिए किस रूप में, सरल रूप में। ठीक है, सरल रूप में चाहिए। ठीक है, और हमें मिलता किस रूप में है, जटिल भोज्य पदार्थ मिलते हैं। तो क्या होते हैं, जो विषम पोषी जीव होते हैं वो जटिल भोज्य पदार्थों में इनको भोजन मिलता है, इनका जो भोजन होता है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं जटिल भोज्य पदार्थ, और उनको उसके शरीर को चाहिए होता है सरल रूप में। ठीक है, तो होता क्या है, एक केमिकल्स होते हैं, एक जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एंजाइम बोला जाता है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, ये भोजन को क्या करते हैं, समझिएगा, भोजन को क्या करते हैं, जो जटिल रूप में भोज्य पदार्थ होते हैं, ये एंजाइम, ये केमिकल्स जो होते हैं, इस जटिल भोज्य पदार्थ को क्या कर देते हैं, सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। शरीर के अंदर क्या करते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में ये एंजाइम उसे परिवर्तित कर देते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम लोग पाचन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, होप कि ये बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। पाचन की प्रक्रिया वह है जिसमें जटिल जो विषम पोषी जीव होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में एंजाइम्स की मदद से, जो कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं, शरीर के अंदर निकलते हैं, उनकी मदद से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, और इसे ही, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, पाचन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहां से शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है, इस सब के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर क्या हो जाता है, अब यहां पर की बात करेंगे। अब मनुष्य में देखिए, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है। तो देखिए, मनुष्य के पोषण की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत, पोषण का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने क्या बताया, मनुष्य में पोषण का मतलब क्या हो गया, पोषण का मतलब यह हो गया कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल रूप में बदलना। जटिल, बस को यही चीज अपने दिमाग में रखिए कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल रूप में बदलना, यही क्या हो जाता है, हमारा पाचन की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल रूप में बदलना, यही पाचन की प्रक्रिया होती है। अब क्या होता है कि अब अगर जो हम लोग पाचन की प्रक्रिया होती है, मनुष्यों की बात की जाए, तो इस पाचन प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो हमारी मुख गुहा से होती है। मुख गुहा मतलब कि ये जो मुंह खुलता है ना हमारा, यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे पाचन की। अब मुख गुहा में कौन सी दो तरीके से पाचन होता है। पहला तो हमारा जो पाचन होता है वो थोड़ा यांत्रिक टाइप का होता है। ठीक है, कैसा पाचन होता है, यांत्रिक पाचन होता है। और ये जो यांत्रिक पाचन होता है यह कौन करता है, दांत करते हैं। तो हमारे मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं। अगर हम लोग वयस्क हैं तो हमारे शरीर मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। और ये जो दांत होते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये यांत्रिक पाचन करते हैं। यांत्रिक पाचन कहां पे होता है, मुख गुहा के अंदर होता है। यांत्रिक पाचन का मतलब जो भी चीजें आपने मुंह में खाई, ठीक है, चावल खाया, रोटी खाया, उसे चबा चबा कर तोड़कर क्या होता है, सरल रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। तो यही कौन करता है, दांत ही तो करते हैं। तो दांत क्या कर रहे हैं, जटिल को सरल में परिवर्तित कर रहे हैं, चबाकर, कूटकर, पीसकर, ठीक है, उसे सरल रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का यांत्रिक पाचन कहलाता है। उसे करते कौन है, दांत। कितने दांत होते हैं, 32 दांत एक वयस्क में होते हैं। और बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों में ये दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। यानी कि जो हमारे दूध वाले दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और वयस्क के अंदर कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ये बात आपको करना है। तो यांत्रिक पाचन कौन करता है, दांत। इसके अलावा हमारे मुख गुहा में रासायनिक पाचन भी होता है। ठीक है, कौन सा पाचन होता है,
रासायनिक पाचन भी होता है। रासायनिक पाचन में क्या होता है, ये हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनमें लार निकलती है। लार में क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। लार के अंदर क्या पाया जाता है, विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो लार में पाए जाने जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे खाने में जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, C6H12O6 नहीं, बल्कि उससे उसका जो जटिलतम रूप होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप में हमारे भोज्य पदार्थों से हमारे मुंह में पहुंचता है, तो उस जटिल कार्बोहाइड्रेट को ये जो एंजाइम होते हैं जो लार में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको सरल रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सरल रूप में बदलने का काम करते हैं। तो वो रासायनिक रूप से पाचन करते हैं। तो मैंने क्या बताया, हमारे मुख गुहा से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। एक यांत्रिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन में क्या होता है, जो जटिल भोज्य पदार्थ हमारे पहुंचते हैं उनको उन्हें चबाकर, उन्हें पीसकर, ठीक है, पीसकर जो है हमारे दांत क्या करते हैं, उन्हें सरल रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारी मुख गुहा के अंदर लार निकलती है। ये लार ग्रंथियों से लार निकलती है। लार के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम, ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, सरल रूप में बदलने का कार्य करते हैं। तो ये एक तरीके का कैसा पाचन हो जाता है, हमारे मुख गुहा में रासायनिक पाचन हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीजें यहां पर इन्होंने एनसीईआरटीज में बताई गई हैं कि इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का अस्तर बहुत ही कोमल होता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, लार जो है वो लार ग्रंथि है, यहाँ पे गलत, लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार रस कहते हैं। ठीक है, लार रस कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। ठीक है, जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। यानी वही चीज जो मैंने आपको बताई, वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है कि मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, ये शर्करा में बदलने की कोशिश करता है। कौन करता है, एंजाइम करता है। एंजाइम करता है। ये एंजाइम कहां पे पाया जाता है, हमारी लार में पाया जाता है। लार कहां से निकलती है, हमारी लार ग्रंथियों में निकलती है। ठीक है, तो यही बात यहां पर की गई। इसका स्पेशल नाम जो होता है सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, लार एमाइलेज। क्या नाम होता है, लार एमाइलेज। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ लार एमिलेज या लार एमाइलेज इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यानी कि हमारे मुख गुहा में दो तरीके का पाचन हो गया, एक यांत्रिक पाचन हो गया और एक रासायनिक पाचन हो गया। दोनों मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, अब जो खाना पहुंचता है वो यहां पर चबा दिया गया, साथ ही साथ लार से मिक्स हो गया। ठीक है, लार में निकलने वाला जो एंजाइम होता है उसे थोड़ा बहुत पाचित कर दिया। अब ये जो खाना होता है वो इस ग्रसिका से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए कहां पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, अमाशय में पहुंच गया। ये जो आपको जे शेप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अमाशय है। ठीक है, ये क्या है, अमाशय है। अब ये जो अमाशय होता है, इस अमाशय में, ठीक है, कुछ एंजाइम कुछ चीजें निकलती हैं, जैसे कि HCl निकलता है। ये एक तरीके का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, और दूसरा जो एंजाइम निकलता है पेप्सिन निकलता है। कौन सा निकलता है, पेप्सिन निकलता है। और साथ ही साथ एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम रेनिन होता है। तो HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है। कहां से निकलता है, अमाशय से निकलता है। HCl का काम क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो खाने के साथ जा रहे हैं उनको मार गिराना। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक एसिड होता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हार्ड एसिड होता है। तो ये क्या करता है, जो आपके खाने के साथ बैक्टीरिया वगैरह गए होते हैं उनको मारने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, जो पेप्सिन और रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है, ये भी एंजाइम्स होते हैं, अमाशय से निकलते हैं, हमारे स्टमक से निकलते हैं। इनको ये क्या कर देता है, इनको सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है, सक्रिय करने का काम करता है। तो ये सक्रिय करने का इन्हें काम करता है। तो पेप्सिन और रेनिन का काम क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है। कौन करता है, HCl करता है। पेप्सिन रेनिन फिर क्या काम करते हैं, पेप्सिन रेनिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में मददगार होते हैं। तो प्रोटीन के पाचन के लिए हेल्पफुल कौन होता है, आपका पेप्सिन और रेनिन का काम होता है। पेप्सिन रेनिन को एक्टिवेट कौन करता है, सक्रिय कौन करता है, HCl करता है। ये तीनों कहां पाए जाते हैं, HCl, पेप्सिन, रेनिन, वो अमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अमाशय में ये काफी कुछ पेप्सिन आपके प्रोटीन वगैरह का थोड़ा बहुत पाचन यहां पर हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो खाना होता है ये लुगदी जैसा बन जाता है बिल्कुल, और पहुंचता है हमारे
क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है, छोटी आंत में यहीं पर बगल में छोटी आंत में पेंक्रियास होता है, अग्नाशय, ये जो होता है ये अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय, और यहीं पर मौजूद होता है लिवर यानी यकृत मौजूद होता है, यकृत। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पेंक्रियास यानी कि अग्नाशय होता है और साथ ही साथ ये जो यकृत होता है, ठीक है, इनमें से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। किसके अंदर से? हमारे अग्नाशय से यानी कि हमारे पेंक्रियास से कुछ एंजाइम निकलते हैं और साथ ही साथ कुछ केमिकल्स जो हैं वो हमारे यकृत यानी लिवर से निकलते हैं, और ये दोनों मिलकर जो हमारे भोजन में प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, वसा है और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, इन तीनों का पाचन करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जो पाचन की प्रक्रिया होती है यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल रूप में पूरी तरीके से परिवर्तित होने का जो प्रक्रिया होती है वो यही छोटी आंत में, जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, इसी में पूरी हो जाती है। कहां पे हो जाती है? क्षुद्रांत में, यानी छोटी आंत में हो जाती है। छोटी आंत जो है वो कहने के लिए छोटी होती है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है, लेकिन ये बहुत लंबी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब क्या है कि हमारे मुख गुहा में कुछ पाचन हुआ, कुछ हमारे अमाशय में हुआ, और लास्ट में क्या हुआ? क्षुद्रांत यानी कि जो छोटी आंत है उनमें जो है हमारे पेंक्रियास से निकलने वाले कुछ एंजाइम और लिवर यानी कि हमारी यकृत जो है वो मिलकर क्या करते हैं कि यहां पर क्षुद्रांत में ही क्या कर देते हैं, सारी की सारी चीजों का, चाहे वो जटिल कार्बोहाइड्रेट हो, जटिल वसा हो, जटिल प्रोटीन हो, उनका पाचन कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। तो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो लाइन टू लाइन क्या बोल रही है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका का ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ठीक है भाई, यहां पे अमाशय की बात की जा रही है। अब अमाशय क्या क्या है? अमाशय में ये अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण करते हैं। रेनिन इसमें नहीं दिया, रेनिन भी ये हमारा जो अमाशय है वो रिलीज करता है, जो मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, यानी उनको सक्रिय करता है। जो जो मैंने पढ़ा दिया वही लाइन टू लाइन यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, जब कभी कभी HCl ज्यादा हो जाता है तो उससे हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ठीक है, जब HCl हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो हमें एसिडिटी की समस्या हो जाएगी, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है और यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, बता चुका हूं। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होता है। ठीक है, विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। हाँ, यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने, क्योंकि जो घास खाते हैं, घास की जो बाहरी परत होती है वो घास एक पौधा है, पौधे की बाहरी जो परत होती है, उनकी कोशिकाओं की बाहरी जो कह सकते हैं कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो अगर कोई घास खाएगा, कोई जानवर तो घास खाएगा तो उसको सेलुलोज का पाचन करना पड़ेगा। तो सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, क्योंकि उसका पाचन मुश्किल होता है। ठीक है, तो लंबी आंत के जो हमारी जो क्षुद्रांत होती है यानी कि जो छोटी आंत होती है वो उन जीवों में ज्यादा लंबी पाई जाएगी जो कि सेलुलोज का पाचन करेंगे, जो घास फूस खाएंगे। ठीक है, मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी क्षुद्रांत छोटी होती है क्योंकि मांस का पाचन एनसीईआरटी बता रही है कि सरल होता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद आगे बात कर रहे हैं कि क्षुद्रांत में मैंने जो बताया है, क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। ये बता चुका मैं अभी कि क्षुद्रांत ही वो जगह है जहां पर पाचन पूरी तरीके से, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे वो वसा का हो, थोड़ा थोड़ा पाचन हमारे कार्बोहाइड्रेट का मुंह में भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पाचन हमारे प्रोटीन का हमारी अमाशय में भी हो जाता है, लेकिन संपूर्ण पाचन चाहे वसा का हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे प्रोटीन का हो, वो कहां पर होता है? वो क्षुद्रांत में होता है, यानी छोटी आंत में होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। बता चुका हूं मैं आपको कि यकृत और अग्नाशय से श्रावण जो होता है उसी की मदद, उसमें से जो निकलने वाले एंजाइम होते हैं वो क्षुद्रांत में पाचन करते हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। ठीक है, यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने की अतिरिक्त है। क्षुद्रांत
क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं में के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन के मैल पर इमल्सीकरण की तरह है। तो ये जो प्रोसेस है इसको मैं आपको बता देता हूं। होता यह है, ध्यान से देखिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं, ये जो पूरी बात लिखी हुई है इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा नहीं, इस बात आपको नहीं समझ में आया होगा कि जब हमारा अमाशय से, जैसे अमाशय है तो अमाशय से भोजन जो है जब क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वसा मौजूद होती है। वसा कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। तो वसा का पाचन आसान काम नहीं होता, वसा बहुत मुश्किल से पचती है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा जो यकृत होता है, ये यकृत जो है वो आपके यकृत जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है, केमिकल रिसीव करता है, जो क्या कहलाता है, जो आपका यहां पे पित्त लवण उसे कहते हैं, या पित्त रस, कुल मिला के बात कर लीजिए तो पित्त रस निकालता है। तो यकृत क्या निकालता है, कुछ केमिकल्स निकालता है, रसायन निकालता है, जिसे पित्त रस बोलते हैं। पित्त रस क्या करता है, इस वसा को, ठीक है, क्योंकि वसा का मैंने पहले बताया कि वसा का पाचन आसान नहीं होता है, तो पित्त रस क्या करता है, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसे कह सकते हैं कि वसा की बूंदों में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है, वसा की बूंदों में, ठीक है। तो वसा की बूंदों में इसे परिवर्तित कर देता है, ठीक है। कौन, यकृत से निकलने वाला पित्तरस वसा को किस में परिवर्तित कर देता है, वसा की बूंदों में, छोटी छोटी बूंदों में, जिससे इसका जो है वो सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, इससे पृष्ठ क्षेत्रफल इस पूरे वसा का बढ़ जाता है। छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल गया तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया। अब ये जो हमारा अग्नाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय जो होता है, ये जो अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय का काम क्या होता है कि एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे हम लाइपेज कहते हैं। तो अग्नाशय क्या होता है, लाइपेज नाम का एंजाइम रिलीज करता है, और ये लाइपेज जो ये वसा की जो बूंदे होते हैं जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया है, ये लाइपेज एंजाइम कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, और अग्नाशय से निकलकर ये लाइपेज एंजाइम इस ये वसा की जो बूंदे होती हैं जो जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया है उसे पूरी तरीके से पाचित कर देती हैं। तो मतलब यह है कि वसा का पाचन आसान काम नहीं है। तो वसा के पाचन में आपके अग्नाशय की भी जरूरत होती है और यकृत की भी जरूरत होती है। यकृत क्या करता है, अपने पित्त रस की मदद से वसा को वसा की बूंदों में परिवर्तित कर देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाए, उसका पाचन आसान हो जाए। तो फिर उसके बाद जब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अग्नाशय जो है लाइपेज नाम का एंजाइम निकालकर इस वसा की बूंदों को क्या करता है, वसीय अम्लों में बदलकर पाचित कर देता है। किस में बदल देता है, वसीय अम्लों में बदल देता है, वसीय अम्ल में बदल देता है, यानी इसका पाचन कंप्लीट कर देता है। तो कुछ इस तरीके का पाचन होता है वसा का, और इसमें यकृत भी इन्वॉल्व होता है, अग्नाशय भी इन्वॉल्व होता है। और ये जो बातें आपकी कही जा रही हैं वो इसी बात को समझा रही हैं जो मैंने आपको यहां पर समझाई हैं, ठीक है, समझाई हैं। अब यहां पर बात हो रही है अग्नाशयिक रस का श्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन, मैंने आपको बताया था ना कि अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन का भी पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं, वसा का भी पाचन करते हैं। तो अग्नाशय से निकलने वाला लाइपेज जो है वो वसा का पाचन कर रहा है। इसी अलावा प्रोटीन का जो कंप्लीट पाचन होता है, थोड़ा सा पाचन तो अमाशय में हो चुका है, लेकिन जो कंप्लीट पाचन होता है वो कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। कहां पर ये पाचन हो रहा है, क्षुद्रांत में, ठीक है, छोटी आंत में हो रहा है, ठीक है, हो जाता है। और फिर तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। बता चुका हूं मैं आपको, क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कुल हो गया कि क्षुद्रांत में, छोटी आंत में ही सारे के सारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं पाचित हो जाते हैं। सुनिए गौर से, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट जो हमने अपने भोजन से प्राप्त किया होता है, वो जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। वसा जो है वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाती है सरल रूप में, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल यानी कि प्रोटीन का जो सरलतम रूप होता है अमीनो अम्ल में, वो भी उसी में यानी क्षुद्रांत में परिवर्तित हो जाता है। किसकी मदद से, आपके हमारे अग्नाशय की मदद से, और साथ ही साथ यकृत की मदद से ये सारा काम हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम हो जाता है। अब मामला यहां पर आपको अगर बिल्कुल क्लियर हो गया तो हम लोग फिर से उसी चित्र पर पहुंचते हैं। तो अब पूरा का पूरा पाचन जो है वो कहां पर हो गया, क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। अब जो बचता है, अब
छोटी आंत में, अब छोटी आंत से में पाचन हो चुका है, यानी कि ठीक है, जो अपच चीजें मतलब जो पाचित नहीं हुई वो बची, जो पाचन हो गया, पाचन होने के बाद ग्लूकोज में बदल गया, अमीनो अम्ल में बदल गया, और साथ ही साथ वसी अम्ल में बदल गया। तो एक तो पाचित भोज्य पदार्थ हो गया, एक अपचित भोज्य पदार्थ जो कि जिसका पाचन नहीं हो पाया है, जो नहीं पाचित हो पाया। तीसरा चीज बची पानी। ये तीनों चीजें जो है हमारे छोटी आंत से निकलकर छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में से निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं और लास्ट भाग में पहुंच जाती हैं, यानी कि क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के लास्ट भाग में पहुंच जाती हैं, और उसे इलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम। अब इसी इलियम में क्या होता है? भोजन का जो कि पचा हुआ भोजन होता है, यानी कि आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होते हैं, वसी अम्ल होते हैं, उनका अवशोषण जो होता है वो इलियम भाग में, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के जो सबसे लास्ट, नोट कर लीजिए, छोटी आंत का जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसे इलियम बोलते हैं, और इलियम में ही क्या होता है? जो बचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण होता है, इलियम भाग में, यानी ये छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग है, उसी इलियम वाले भाग में छोटी आंत के सबसे लास्ट वाला भाग इलियम कहलाता है, और उसी में जो होता है, जो आपका भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण होता है, जो पाचित भोज्य पदार्थ होते हैं। और फिर जो अपच भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी जो पाचित नहीं हुए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ पानी, तो पानी का तो वो आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। तो जल का अवशोषण कहां होता है? नोट कर लीजिए, जल का अवशोषण कहां होता है? हमारे बड़ी आंत में होता है, ठीक है, बड़ी आंत में होता है। फिर क्या होता है? वो चीजें बचती हैं, जल का भी अवशोषण हो गया, तो जो पाचित भोज्य पदार्थ थे उनका भी अवशोषण इलियम में हो गया, जल का अवशोषण हमारे बड़ी आंत में हो गया। अब बचा हुआ अब जो भोज्य पदार्थ पाचित नहीं हो पाए वो क्या होते हैं? लास्ट में पहुंचते हैं और गुदा द्वार द्वारा क्या होते हैं? वो जो पूरी तरीके से पाचित नहीं होते हैं वो गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है, और इस पूरी प्रक्रिया में हमारी मुख गुहा से लेकर हमारी ये गुदा द्वार तक, हमारी मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक, ये पूरी जो नली आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ऐसे करते हुए, मतलब यहां से हमारी मुख गुहा हुई, फिर उसके बाद हमारी ग्रसिका हुई, फिर उसके बाद हमारा अमाशय हुआ, फिर उसके बाद हमारी क्षुद्रांत हुई, फिर हमारी बड़ी आंत हो गई, फिर ऐसे करते हुए गुदा द्वार। तो यहां से लेकर यहां तक की जो ट्यूब होती है, ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो लगभग 12 मीटर लंबा होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा जो ये पाचक नली कहलाती है एक तरीके से। और ये जो हमारी ये नलिका होती है इसमें हमेशा एक गति होती रहती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे गति होती रहती है, और इस गति को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, जिसकी वजह से खाने को पुश मिलता है, खाना आगे बढ़ता है। तो कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन गति कहलाती है। तो ये चीज यहां पर शायद दी भी है इन्होंने, क्रमाकुंचन गति, ठीक है। पाचित क्रियाशीलता होती है, गोलिकाओं में इमल्सीकरण, क्रमाकुंचन, पाचित आंत में अवशोषित हो जाती है करने के लिए, पूरा भोजन बृहदांत में अवशोषण होता है, बाहर कर दिया जाता है, और फिर इसके बाद इधर दिया हुआ था कहीं पर मैंने देखा था, तो मतलब ये याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्रमाकुंचन गति, जिसकी मदद से जो है इस गति की वजह से खाने को एक वो में, हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, या क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। तो वो पूरी की पूरी भोजन नली है, ऊपर से मुख गुहा से लेकर हमारे गुदा तक, और उसमें जो गति होती है जिसकी वजह से खाना आगे बढ़ता है उसे क्रमाकुंचक गति कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब उसी में आगे लिखा हुआ है कि अवशोषण जो है, पाचित भोजन आंत की भित्ति में अवशोषित कर ली जाती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवृत्त होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं, मतलब वो सारी बात आपको मैंने बता दी। इलियम भाग में इसका पाचन होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये पाचन जो है पूरी तरीके से मैंने आपको 100% सारी चीजें बता दी। यहां पर लास्ट में बता दिया दंत क्षरण क्या होता है, पूरी चीजें एक एक प्रोसेस मैंने आपको बता दी, ठीक है। मुख गुहा से लेकर हमारी फिर से देख लीजिए, मुख गुहा में क्या हुआ? एक यांत्रिक पाचन, एक रासायनिक पाचन, ठीक है। रासायनिक पाचन जो होता है वो दांत करता है, रासायनिक पाचन जो है हमारे लार ग्रंथियों से निकलने वाला हमारा एंजाइम करता है, ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज। फिर उसके बाद स्टमक में जो है वो प्रोटीन का पाचन। फिर उसके बाद हमारे क्षुद्रांत के अंदर क्या होता है? हमारे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, तीनों का पाचन, ठीक है, तीनों का पाचन। फिर उसके बाद अवशोषण, हमारी जो छोटी आंत होती है उसके लास्ट भाग इलियम में होता है। फिर वो अवशोषित हो गया तो फिर पानी बचता है, पानी का अवशोषण कहाँ होता है? हमारी बड़ी आंत में होता है। फिर बचा हुआ जो अपशिष्ट
पदार्थ होता है वो शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा पाचन मैंने। अब दंत क्षरण की बात की जा रही है, तो जैसे इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप खाना कोई खाते हैं, खाना खाने के बाद आपने खाना खा लिया, मुंह के अंदर, दांतों के अंदर बीचों में वो फंसा रह जाता है। अब होता क्या है, उसके बाद आप रात में सो गए, रात में जगह मिली, तो वहां पर क्या होते हैं, जहां पर भोज्य पदार्थ मौजूद होते हैं वहां पे बैक्टीरिया आ जाते हैं आपके मुंह में, और फिर वो क्या करते हैं, उस भोज्य पदार्थों को सड़ाना शुरू कर देते हैं। जब सड़ाना शुरू कर देते हैं, उन्हें खाना शुरू कर देते हैं, तो और बैक्टीरिया वहां पर फ्लोरिश होते हैं और बैक्टीरिया बढ़ते हैं। फिर वो बैक्टीरिया बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों की जो एनामेल, जो सबसे शरीर की जो सबसे मजबूत परत होती है, वो क्या होती है, झड़ने लगती है, यानी कि वो खराब होने लगती है। और फिर जब एनामेल जो है वो पूरी तरीके से झड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो दांत में जो है सुराख बन जाते हैं और कहते हैं कि कीड़ा खा लिया दांत, जबकि कीड़ा नहीं होता, वो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से होता है। तो इसी वजह से जब आप खाना खाइए, ठीक है, खाना खाइए, तो आप खाना खाने के बाद में ब्रश जरूर कर लीजिए, जिससे मुंह में किसी तरीके का मतलब अवशेष ना बचे, खाने का अवशेष ना बचे, जो कि बाद में ना सड़े, और ना सड़े तो नहीं सड़ेगा तो फिर क्या होगा, नहीं सड़ेगा तो क्या होगा, नहीं सड़ेगा तो वो पूरा का पूरा जो खाना होगा, ठीक है, नहीं सड़ेगा तो ये बैक्टीरिया जो है वो वहां पे जब रहेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं, और फिर उसमें से केमिकल नहीं रिलीज होगा, जिसकी वजह से दांत जो है वो क्षय नहीं होगा। तो ये जो डेंटल कैरीज हो जाती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया का क्यों लगता है, क्योंकि हम खाने के बाद जो है वो मुंह नहीं धुलते हैं या ब्रश नहीं करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो यही दंत क्षय कहलाता है, दंत क्षरण कहलाता है, ठीक है। ये अम्ल, जीवाणुओं के अम्ल की वजह से ही दांत का एनामेल घिस जाता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे श्वसन के बारे में, ठीक है। अब देखिए साहब, श्वसन की अगर बात की जाएगी तो श्वसन दो तरीके का, एक बाह्य श्वसन कहलाता है और एक आंतरिक श्वसन कहलाता है। अब आंतरिक श्वसन यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कोशिकीय श्वसन की मैं बात करने जा रहा हूं। पहले कोशिकीय श्वसन समझिए। कोशिकीय श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। सिंपल भाषा में इस बात को समझ लीजिए कि कोशिकीय श्वसन की वजह से ही हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी हमारी बॉडी में जब पाचन के बाद जो ग्लूकोज बना था, वो ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है और हमें ऊर्जा देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा देने की प्रक्रिया जो होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग श्वसन के नाम से जानते हैं। तो अगर कोशिकीय श्वसन की बात की जाए तो अलग अलग जीवों में कोशिकीय श्वसन अलग अलग तरीके से होता है। तो आपने भोजन लिया, ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। भोजन लिया, भोजन के का पाचन हुआ, और पाचन के बाद इसी भोजन के पाचन की प्रक्रिया के बाद क्या बना था, ठीक है, इसमें जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद था, तो ये भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट था यही पाचित हुआ और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया शरीर के अंदर। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे कोशिका द्रव्य में पहुंचकर किस में बदल जाता है, पाइरुवेट नाम के रसायन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, याद रखिएगा, ग्लूकोज जो है हमारी कोशिका में पहुंचकर पाइरुवेट में बदल जाता है, कौन, या पाइरुविक एसिड में बदल जाता है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में पहुंचता है, हमारी कोशिका में पहुंचता है पाइरुवेट यानी कि पाइरुविक एसिड में बदल जाता है। अब अगर इस पाइरुविक एसिड यानी पाइरुवेट को बहुत सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिलती है हमारी कोशिका के अंदर, अगर सफिशिएंट अमाउंट में, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, अब आगे की जो प्रक्रिया हो रही है वो कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। कहां पर हो रही है, हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। 9th क्लास में आप लोगों को मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, आगे की प्रक्रिया कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर कहां पर हुआ, ग्लूकोज पाइरुवेट में बदला, पाइरुविक एसिड में बदला, कहां पर बदला, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। इसके आगे की प्रक्रिया कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर कोशिका के अंदर हमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है, बहुत भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो यही जो पाइरुविक एसिड होगा या पाइरुवेट होगा, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा और ऊर्जा निकालेगा, ठीक है, ऊर्जा निकालेगा। और यही जो ऊर्जा होगा मेरे बच्चों, ठीक है, यही जो ऊर्जा होगी वो एटीपी नाम के रसायन में बदल जाएगी। ये एटीपी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे नाम देते हैं। और फिर यही एटीपी जो है हमारी कोशिका के अंदर क्या हो जाता है, ये एटीपी जो है, यानी एटीपी नाम का जो ये अणु होता है, यही एटीपी नाम का अणु जो है वो हमारे कोशिका के अंदर संग्रहित हो जाता है, ठीक है, संग्रहित हो जाता है। और फिर जब जरूरत पड़ती है तो यही एटीपी टूट कर, ठीक है, एडीपी नाम के अणु में बदल जाता है, और फिर हमें क्या करता है, हमारे जरूरत पड़ने पर हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो ध्यान से समझिए, फिर से बता दे रहा हूं, हमने भोजन लिया,
ठीक है, भोजन का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद यही भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद था, यही कार्बोहाइड्रेट पाचन होने के बाद ग्लूकोज में बदल गया, ग्लूकोज हमारी कोशिका में पहुंचा, ठीक है, हमारे रक्त के में हमारे शरीर के अंदर अवशोषित होकर हमारी कोशिका में पहुंचा, कोशिका में कोशिका द्रव्य में यही ग्लूकोज पायरुवेट या पायरुविक एसिड में बदल गया। अब आगे की प्रक्रिया यानी पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हमें मिली, हमारी कोशिका के अंदर मौजूद रही, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, तो यही पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल गया। अब यह ऊर्जा सीधे हमें नहीं मिल जाती, बल्कि यही ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है एटीपी अणु के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु के रूप में, और हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है, इनका संग्रहण हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये अवशोषित हो जाती हैं, यानी कि स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। और जब हमारे शरीर को या हमारी कोशिका को जरूरत होती है किसी भी रूप में ऊर्जा के लिए, तो यही एटीपी टूट टूट कर एडीपी अणुओं में बदल जाता है, और जब यह टूटता है तो इससे फिर ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग हमारा कोशिका, हमारी शरीर जो है वो करता है। तो यह पूरी प्रक्रिया मैंने आपको श्वसन की, कोशिकीय श्वसन की बता दी, ठीक है। ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में बदलेगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाएगा। ऊर्जा डायरेक्ट हमें नहीं मिलती है, बल्कि यह ऊर्जा एटीपी नाम के अणु को बनाने में यूज हो जाती है, यानी एटीपी अणु इससे बनता है, और यह एटीपी अणु हमारे शरीर की कोशिका में संग्रह मतलब स्टोर रहता है, और जब कभी भी हमारे शरीर को किसी भी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही एटीपी टूट टूट कर एडीपी में बदलता है, ऊर्जा हमें देता है, और हमारा शरीर या हमारी कोशिका काम करती है। अब आप कहेंगे सर फिर जब ये खत्म हो जाता है, यानी कि एटीपी टूट कर एडीपी में बदल जाता है, तो फिर ऊर्जा कहां से आती है, फिर हम भोजन लेते हैं, फिर ग्लूकोज में बदलता है, फिर पायरुविक एसिड में, फिर ये कोशिका में टूटता है, फिर ऊर्जा में बदलता है, फिर एटीपी बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो ये बात मुझे लगता है स्पष्ट हो गई आपको, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर हैं जिनमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा नहीं बन सकती है। तो हमारी जो पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, हमारी जो ये मसल्स होती हैं, तो ये जो हमारी मांसपेशियां हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, इनके अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में ना बदलकर यही पायरुवेट या पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और ऊर्जा हमें देता है। लेकिन उतनी ऊर्जा नहीं देता जितनी ऊर्जा इस प्रक्रिया में हमें मिलती है। तो किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में। यही वजह होती है कि जब हम कभी वर्जिश मतलब प्रैक्टिस नहीं है हमें, और हमने वर्जिश कर ली, खूब दौड़ भाग कर ली, डंबल उठा लिया, और उसके बाद उस वक्त तो उठा लिया हमने, लेकिन 2 दिन तक हमारे पूरे हाथों में क्रैम्प पड़े रहते हैं, दर्द होता रहता है, क्योंकि उसको जब आपने जबरदस्ती का अपने मसल्स को मतलब मेहनत कराई जो इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो आपके ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, उतनी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन आपकी मसल्स की कोशिकाओं में नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से आपका ये जो पायरुविक एसिड है या ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में ना बदलकर लैक्टिक अम्ल में बदल गया, और यही लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कई दिनों तक दर्द बना रहता है। तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में यही पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे ईस्ट है, फंगस एक तरीके का है, एक प्रकार का ये कवक है, ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक है। तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट जो है, यानी कि जो ग्लूकोज से पायरुवेट या पायरुविक एसिड बदला है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इसकी बिना अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के बिना, ठीक है, ये जो होता है, ये जो ईस्ट होता है, यानी ये कवक होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट को या पायरुविक एसिड को एथेनॉल में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। एथेनॉल वही है जिसे हम वाइन में यूज करते हैं, जो वाइन में, बियर में यूज की जाती है। तो ये जो एथेनॉल बनता है, ठीक है, एथेनॉल बनता है, ये एथेनॉल इसी प्रक्रिया के द्वारा बनता है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में, किस कोशिका में, ईस्ट की कोशिका में, कवक होता है ईस्ट, तो ईस्ट की कोशिका के अंदर ग्लूकोज पहले पायरुवेट या पायरुविक एसिड में बदलता है, फिर बिना ऑक्सीजन के, ये बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यही पायरुवेट किस में बदल जाता है, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में बदल जाता है। और इसी इथेनॉल को निकालकर हम शराब में, हम जो है मदरा
वगैरह में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जो वाली जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया आपको मैंने बताई, ये वाली जो प्रक्रिया बताई, ये यहां से यहां वाली जो ईस्ट वाली ये प्रक्रिया बताई, ये जो प्रक्रिया आपको पता चली, इसे हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? किण्वन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग शराब बनाने में, और इसका उपयोग जो है वो डबल रोटी बनाने में या बेकिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आटा होता है उसी आटे के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाती है, जिससे आटा फूल जाता है, ठीक है। तो वहां पर आटे को नरम बनाने के लिए बेकिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो ये पूरी की पूरी तीनों मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से, पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर भरपूर मात्रा में रही तो जो प्रोडक्ट बनेगा पायरुविक एसिड से, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। हमारे आम कोशिकाओं में यही प्रक्रिया होती है। कभी कभी हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड ये हमारे मसल सेल्स में होती है, और ईस्ट जैसे फंगस या कवक में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये एथेनॉल में बदल जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी कह सकते हैं प्रक्रिया है कोशिकीय श्वसन की, वो ये पूरा का पूरा मैंने आपको सिस्टम सारी चीजें समझा दी, ठीक है, समझा दी। अब मतलब ये ऊर्जा जो मिलती है हमें, ये इसी प्रक्रिया के द्वारा ये मिलती है। अब यहां पर इन्होंने बताया है कि एटीपी नामक के अणु में संश्लेषण हो जाता है, संश्लेषित हो जाती है सारी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यही एटीपी क्या होती है? एटीपी के रूप में ही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर संचय होती है, ठीक है, संचय होती है। इसी वजह से एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊर्जा ग्लूकोज के टूटने के बाद जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है, जब जरूरत पड़ती है तो यही एटीपी टूट कर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो जैसे आप कोई चीज 100 रुपए आपने कमा लिए, तो 100 रुपए कमा लिए तो जरूरत पड़ने पर आप वही 100 रुपए खर्च करते जाएंगे और आप जो है चीजों को खरीदते जाएंगे, अपनी जरूरत के सामान को। तो वैसे ही हमारे शरीर की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए आप एटीपी को तोड़ते जाते हैं, एटीपी का यूज करते जाते हैं और अपने शरीर की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते जाते हैं। इसी जैसे हमारे शरीर हम मुद्रा का उपयोग करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, आम जरूरत को पूरा करने के लिए, वैसे शरीर की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए एटीपी को तोड़कर हम अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं। इसी वजह से एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एटीपी किसमें टूटती है? एडीपी में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये टूटती है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर इस बॉक्स में बताई गई है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब बात हो रही है, ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं। अब मामला यहां पर एक चीज आती है कि सर आप जो ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6 है, इसको तोड़ने के लिए किसकी जरूरत है? ठीक है, किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटा था, याद है ना। तो ये जो ऑक्सीजन होती है, यानी इसका मतलब ग्लूकोज को तोड़ना है। अगर किसी भी जीव को ग्लूकोज को तोड़ना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये ऑक्सीजन कहां कहां से ली जाती है, वही इस जगह पर बताया गया है कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज को तोड़ने वाली जो ऑक्सीजन होती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, वो कहां कहां से ली जाती है। तो जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम सब हैं, तो वो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं। परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करनी होती है, यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जो जलीय जंतु हैं, मछली वगैरह होती हैं, वो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करके वो ये काम करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, ठीक है, यानी कम होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है। यानी जो मछली होती है वो अपने क्लोम के जरिए जो है वो घुली हुई पानी, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन उसको लेती है और उसको अपने रक्त तक पहुंचा देती है, फिर वो ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। अलग अलग जो स्थलीय जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। अब बात यहां पर की जाती है, वैसे इंसानों की बात की जाए, अब इंसानों की बात की जाए तो इसको भी मैं समझा देता हूं कि कैसे मतलब यहां पे मामला ये है, समझिएगा, जो हम लोग क्यों इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए साहब,
अब देखिए साहब, मैं आपको यहाँ पे क्या समझ, अब आपने जो उसके अंदर कि सेल के अंदर आपने देखा कि सेल के अंदर C6H12O6 ऑक्सीजन की मदद से टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, पानी में बदल रहा है, ऊर्जा निकल रही है। तो इसमें ये जो ग्लूकोज, कोशिका के अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मदद से टूट रहा है ना, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज नहीं टूटेगा, और ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो आपको एनर्जी यानी कि ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी। तो ये बात हो रही है। तो सर ये ऑक्सीजन जो है वो कहां से, कहीं ना कहीं से हर एक जीव जंतु को अपना पहुंचाना पड़ेगा, हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ेगा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो ऑक्सीजन कहां से पहुंचती है? तो होता क्या है कि हमारे, अब यहां पे मैं बहुत एक सिंपल वे में बता देता हूं, फिर एनसीईआरटी की लाइन पर हम चलेंगे। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने, ठीक है, आप जो है वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको नाक के द्वारा, नसिका जो गुहा होती है उसके द्वारा इसे लेते हैं, ठीक है, इस ऑक्सीजन को। और ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। कहाँ पे? ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, ठीक है। हम वायुमंडल की ऑक्सीजन को फेफड़ों, नाक के द्वारा अपने फेफड़ों में लेते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है, और फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ठीक है, फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो ये एक रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन कहते हैं, एक तरीके का प्रोटीन है, Hb से करते हैं, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये फेफड़ों में मौजूद, रक्त में मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है। तो जब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो यही हीमोग्लोबिन के साथ, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाती है, जुड़ जाती है, तो जुड़कर ये रक्त के द्वारा हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है। कहां पे? मान लीजिए ये हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, हमारी ये मान लीजिए कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए जो ग्रीन कलर से मैंने किया कोशिका है। तो फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के साथ जुड़ जाती है, और जुड़कर कहां पे पहुंचती है? हम कहां पे पहुंचती है? कहां पे पहुंचती है? पहुंचती है ये हमारी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, ये हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है। हीमोग्लोबिन यहां पर ऑक्सीजन रिलीज कर देती है, और ये ऑक्सीजन जो है कहां पहुंच जाता है? ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है हमारी कोशिका के अंदर, और हमारी कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन पहुंच जब जाता है तो यही ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज टूट गया तो इससे क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड निकली, गैस निकली। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जहर हो जाती है, हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं होता। तो जो हीमोग्लोबिन इसे यहां पे पहुंचाया रहता है, जो हीमोग्लोबिन का अणु यानी ये प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन है जो यहां पर ऑक्सीजन को पहुंचाई रहती है, ये खाली हो चुकी रहती है। तो ये हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपशिष्ट होता है, खराब होता है, हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं होती है, इस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, और फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़कर और फिर कहां पे पहुंच जाते हैं? रक्त के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, और फेफड़ों में पहुंचकर जब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो ये फिर हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड में बता दी। फिर से समझिए, वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन पहले नसिका गुहा के द्वारा, हमारे नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के साथ जुड़कर ये रक्त के द्वारा, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर रक्त के द्वारा हमारी कोशिकाओं में पहुंचती है। कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देती है हमारी कोशिकाओं में। ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज जो हमारे कोशिका में मौजूद होता है उसे तोड़ता है, तोड़ने के बाद ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसा अपशिष्ट पदार्थ भी बनाता है जिसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं होता है। फिर इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? ये जो हीमोग्लोबिन होती है जो यहाँ खाली हुई है, जिसने ऑक्सीजन इसको प्रदान किया है, ये हीमोग्लोबिन के अणु जो होते हैं, जो खाली होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और जोड़कर ये कहाँ पे पहुंचते हैं? रक्त के द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं। फेफड़ों से ये रिलीज हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन इनको अलग कर देती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहां से हमारे नसिका गुहा के द्वारा बाहर वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हमारे शरीर में होती रहती है, ठीक है, होती रहती है। तो हम ऑक्सीजन
लेते हैं। अब आपको यह भी बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं। तो हमने ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन ली, हमारे फेफड़े में पहुंची, वहां पर ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हुई, हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर लगा हमारी हर कोशिका में पहुंची, हर कोशिका में पहुंचकर उसने ग्लूकोज को तोड़ा जिससे हमें ऊर्जा मिली। कार्बन डाइऑक्साइड जो इससे निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे फेफड़ों में पहुंच गई और फिर हमने उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। तो ये पूरी बाह्य श्वसन की प्रक्रिया होती है, पूरा बाह्य श्वसन इसी तरीके से होता है। तो आपको ये मैंने सारी बातें बता दी, ये आगे आपको एनसीईआरटी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखी रहेगी, तो मैं वहां पे बता दूंगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब इस चीज को मैंने जब आप लोगों को बता दिया, बिल्कुल समझा दिया, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे प्रक्रियाएं यहां पर हो रही हैं। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर क्या हुआ, ये वाला कलर सही चलेगा। तो यहां नसिका द्वार हुआ। अब ये जो नसिका द्वार हुआ तो बाहर की ऑक्सीजन, वायुमंडल की ऑक्सीजन, अब इसी को हम डायग्राम से समझ रहे हैं, ऑक्सीजन को नसिका के द्वार द्वारा यहां पे लिया जाएगा, नसिका द्वार के द्वारा यहां पे लिया जाएगा। नसिका द्वार से ये निकलती हुई श्वास नली में पहुंचेगी। ये श्वास नली है, ये जो आपको ट्यूब जैसी ऐसे से दिख रही है ये श्वास नली है। ठीक है, श्वास नली है। अब इस श्वास नली में पहुंची, ये एक तरीके के कार्टिलेज से बना होता है। श्वास नली से, ठीक है, श्वास नली से होते हुए ये कहां पे पहुंचता है, ये हमारे जो है वो श्वसनी में, यानी कि दो भाग बन जाते हैं, दो फेफड़े होते हैं, दो भाग बन जाते हैं जिसे हम श्वसनी बोलते हैं। ठीक है, श्वसनी में पहुंचती है ऑक्सीजन। फिर श्वसनी छोटी छोटी बहुत सारी शाखाएं इसकी हो जाती हैं जिन्हें श्वसनिका बोलते हैं, वहां पे पहुंचती है ऑक्सीजन। फिर श्वसनिकाओं में कुछ इस तरीके के लास्ट में ऐसे गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है लास्ट में, श्वसनिकाओं के लास्ट में ये पूरा उनकी ब्रांचेज है ना, खूब ऐसी ब्रांचेज है। तो इनमें खूब सारी ऐसी ब्रांचेज, खूब सारी ब्रांचेज दिखाई पड़ती हैं, इन्हें हम लोग कुपिकाएं बोलते हैं। तो ये गुब्बारे जैसी जो संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं ये कुपिकाएं होती हैं। ठीक है, अब यहां पे पहुंच गई तो हमारी ऑक्सीजन नसिका द्वार द्वारा श्वास नली में, श्वास नली से फिर श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में और श्वसनिका से फिर कुपिकाओं में भर जाती है। तो यहां पे ऑक्सीजन भर गई। ठीक है, यहां पर क्या हो गई, ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से भर गई। अब यहां पर जो हम इसके चारों तरफ जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त, जो रक्त परिवहन तंत्र होता है उसका पूरा ऐसे नेटवर्क होता है इसके चारों तरफ। तो इसी रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है और फिर ये ऑक्सीजन धीरे धीरे रिस्क कर, ठीक है, रिस्क कर क्या होती है कि इससे हीमोग्लोबिन के साथ यहां जुड़ जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर फिर उसके बाद वो कोशिका तक पहुंच जाती है। ठीक है, कोशिका तक पहुंच जाए। यहां पर जो हीमोग्लोबिन, कुछ हीमोग्लोबिन के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर कुपिका के अंदर डाल देते हैं। तो ऑक्सीजन जो है जब हीमोग्लोबिन एक तरीके से बस की तरह काम करती है, एक सवारी उतारती है दूसरी सवारी भर लेती है। तो यहां पर हीमोग्लोबिन जो है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी तो उसने उतार दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां भर गई, कुपिका में भर गई, और जो कुपिका के अंदर ऑक्सीजन बाहर से आई थी वो क्या हो गई, खाली हीमोग्लोबिन पर, यानी खाली बस पर सवार हो गई। अब ये सेल तक पहुंच जाएगी ऑक्सीजन, वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को भरेगी, फिर यहां पर छोड़ेगी। अब यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी यानी कुपिकाओं में, अब कुपिकाओं में जब भर गया कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कार्बन डाइऑक्साइड श्वसनिका से श्वसनी में, श्वसनी से फिर श्वास नली में, फिर श्वास नली से नसा द्वार, फिर उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में रिलीज कर दी जाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रक्रिया चलती है। फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन नसिका नासा द्वार द्वारा, ठीक है, श्वास नली में, श्वास नली से कहां पे पहुंचती है, ये श्वसनी में, श्वसनी की बहुत सारी ब्रांचेस, श्वसनिका में, श्वसनिका के लास्ट में ये मौजूद होती हैं कुपिकाएं, इसमें ऑक्सीजन पहुंचती है और फिर अपने ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होकर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कोशिका में पहुंच जाती है। और जो हीमोग्लोबिन यहां कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कोशिका से आई हुई रहती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहां रिलीज कर देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे इधर ऑक्सीजन इधर कुछ हीमोग्लोबिन पर चढ़ती है और कुछ हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड उतारती हैं वो हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड उतारती है वो निकलकर इस कुपिकाओं में भर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भर जाती है तो फिर क्या होता है, श्वसनी से श्वसनिका में श्वसनिका से श्वसनी में ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, फिर श्वास नली में, फिर नासा द्वार, फिर बाहर निकाल दिया। तो हम एक बार हमने लिया तो अब यहां पे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो रही है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी कुपिकाओं में भर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जब खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कुपिकाओं में हो गई तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल लिया। फिर ऑक्सीजन लिया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन वहां पे जुड़ रही है हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, फिर वो भर गई, फिर हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिया,
कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, यहां पर एक मस्कुलर फाइबर, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम यहाँ पर आपका आमाशय वगैरह और हमारा लीवर वगैरह सब मौजूद होते हैं। इसको और डायफ्राम जो है वो इस पूरे फेफड़ों को अलग करता है, नहीं तो ये दोनों मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमारे लीवर वगैरह सब सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसको डायफ्राम हमारे इस फेफड़े से अलग करने का काम करते हैं, यानी वक्षीय गुहा को हमारी जो पाचन गुहा से अलग करने का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। ये मसल से बना हुआ होता है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये बाह्य श्वसन। अच्छा, फिर से क्वेश्चन कि ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, वो कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है? तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो हमारी कोशिकाओं में अंततः पहुंचकर ग्लूकोज को तोड़ती हैं। उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो अपशिष्ट होता है, उसे हमारा शरीर बाहर निकाल देता है। तो अब आपको ये पूरी की पूरी ब्रीथिंग जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि अगर हमारे शरीर में अच्छा, जो हमारी कुपिकाएं होती हैं उनमें जो ऑक्सीजन निकलकर हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा होती है उसे विसरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये विसरण की प्रक्रिया ना हो तो हमारा ऊपर से नीचे तक, यानी कि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की गति यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन, फुफ्फुस मतलब फेफड़े से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लगेगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम विसरण द्वारा हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन निकलकर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हमारी हर कोशिका तक ना पहुंचे, ठीक है, तो तुरंत पहुंच जाती है। अगर ऐसा ना हो, अगर वो विसरण की प्रक्रिया ना हो, हीमोग्लोबिन उससे अपने साथ ना जुड़े, तो वहां की ऑक्सीजन से हमारा ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों से हमारे जो पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल तक का वक्त लग जाएगा। तो ये बात आपको प्रसन्नता हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करती है? अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो जो सिंपल सी भाषा ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन आ भी जाए तो हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में उस ऑक्सीजन को 3 साल का वक्त लगेगा। अगर हीमोग्लोबिन ना हो, वहां पर हीमोग्लोबिन क्या करती है? तुरंत जो है उसको अवशोषित कर लेती है ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद जल्दी से हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचा देती है। मुश्किल से कुछ मिनट्स के अंदर वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर यह हीमोग्लोबिन ना होती तो अगर रिस कर ऑक्सीजन को ऊपर से फेफड़ों से हमारे पैर के अंगूठों तक पहुंचना होता तो 3 साल का वक्त लग जाता। ये बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें तो आपको मैंने जो आपका वायवीय श्वसन था और आपके कोशिकीय श्वसन था, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वहन की, यानी कि हमारे सर्कुलेशन की बात करने जा रहे हैं। सर्कुलेशन यानी कि हमारे शरीर में ये जो ब्लड बहता है, ठीक है, ब्लड बहता है, तो ये ब्लड कैसे बहता है, किस तरीके से बहता है, यानी ये हमारे शरीर के अन्य भागों तक कैसे पहुंचता है, उसी पर यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं, उसको आप समझ लीजिए जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जो हमारे ब्लड में जो ब्लड हमारा बहता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक पहला होता है कि भाई हृदय की बहुत आवश्यकता होता है। हृदय एक पंप की तरह होता है, ये ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। इसके अलावा होती है धमनी, ठीक है, धमनी होती है, और दूसरी चीज होती है शिरा। ठीक है, शिरा। तो ये 3 चीजें हैं, हृदय, धमनी और शिरा। ये 3 मुख्य चीजें होती हैं जिनकी मदद से हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का परिवहन होता है। ठीक है, तो धमनी और शिरा। धमनी का काम क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर तक, सीधी सी बात है, हमारा हार्ट है, सिंपल से समझिएगा, हमारे हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम, हार्ट से, हृदय से ब्लड को ले जाने का काम जो नलिकाएं, जो वाहिकाएं करती हैं, उन्हें हम धमनी कहते हैं। अब इनका नाम कुछ भी हो, लेकिन याद रखिएगा, हमारे हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम जिन वाहिकाओं द्वारा होता है उन्हें धमनी कहते हैं, और पूरे शरीर से ब्लड को लाकर हमारे हृदय तक पहुंचाने का काम जिन वाहिकाओं द्वारा होता है उन्हें शिरा कहते हैं। तो धमनी और शिरा में बेसिक फर्क यही है। क्या होता है कि हमारे हृदय से रक्त वाहिकाएं जो कि पूरे शरीर में ब्लड को ले जाती हैं उन्हें हम धमनी कहते हैं। नाम कुछ भी हो उस पर मत जाइएगा। ठीक है, बस इतना समझिए कि हमारे हृदय से पूरे शरीर में हम ब्लड को ले जाने का कार्य कौन करती हैं? धमनी करती हैं, और पूरे शरीर से ब्लड को लाकर हमारे हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? शिरा करती हैं। और हृदय क्या करता है?
पंप करता है इस ब्लड को, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हार्ट का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, वो इसके अंदर 4 चेंबर मौजूद होते हैं, यानी कि अगर इसको हम ऐसे सिंप्लीफाइड ऐसे बांट दे तो 4 भाग होते हैं, ठीक है। ऊपर के जो भाग होते हैं उन्हें हम अलिंद बोलते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, अलिंद बोला जाता है। तो ये बायां अलिंद हो जाता है और ये दायां अलिंद हो जाता है। तो ऊपर के दोनों चेंबर होते हैं, एक बायां अलिंद और एक दायां अलिंद हो जाता है। नीचे वाले चेंबर को हम लोग निलय कहते हैं। तो ये बायां निलय हो गया और ये दायां निलय हो गया, ये वाला क्या हो गया, दायां निलय। तो 4 चेंबर होते हैं, ठीक है, 4 भाग होते हैं हमारे हृदय के, ठीक है। ऊपर वाला भाग अलिंद, नीचे वाला भाग निलय, इधर बायां अलिंद, इधर दायां अलिंद, इधर बायां निलय और इधर दायां निलय होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हृदय होता है, हृदय में बहुत सारी धमनियां आती हैं और शिराएं इसके अंदर प्रवेश करती हैं, जैसे मैंने वहां बताया बहुत सारी धमनियां और शिराएं प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब धमनियां और शिराएं कौन कौन सी प्रवेश करती हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो उस पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देखिएगा, ठीक है। तो यह हमारा हृदय हो गया। अब यहां पर जब हृदय हो गया तो ये ऐसे 4 चैम्बर में कर दिया गया। अब इसमें जो हमारे जो यहां पर शरीर में, जैसे अगर बात करें तो शरीर में हमारा जो बायां अलिंद और निलय होता है, मतलब इधर की तरफ जो हमारा हो गया, ठीक है, दायां। तो अब बायां अलिंद और निलय हुआ इधर की तरफ से, तो इधर की तरफ हमारे लोअर पार्ट से, ठीक है, यानी कि हमारे जो निचला भाग है उससे जो है वो शरीर की महाधमनी निकलती है, ये वाली महाधमनी है, ठीक है, महाधमनी है। महाधमनी क्या होती है, यानी कि ये हमारे निलय से निकलती, अलिंद और निलय से निकलती है, यानी कि इधर बाएं वाले से, ठीक है। तो इससे निकलती है, बाएं अलिंद में जाती है, फिर बाएं अलिंद से फिर बाएं निलय, तो फिर बाएं निलय से जो है निकलती है महाधमनी, जिसको शरीर की महाधमनी कहते हैं। और ये शरीर के पूरे भाग में, हर भाग में फिर इसकी बहुत सारी ब्रांच हो जाती हैं, बहुत सारे भाग हो जाते हैं और फिर पूरे शरीर में ये रक्त को पहुंचाने का काम करती हैं। तो याद रखिएगा, शरीर की जो महाधमनी होती है वो हमारे जो है बाएं निलय से निकलती है और साथ ही साथ पूरे शरीर में निकलकर जो है शरीर में कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का और ब्लड पहुंचाने का, रक्त पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। इसके अलावा जो है शरीर में, ठीक है, पूरे शरीर में जो मतलब ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको ले आकर हमारे, ठीक है, दाएं अलिंद और निलय में डालने का काम जो है, दाएं अलिंद और निलय में डालने का काम महाशिरा करता है, ठीक है, महाशिरा करता है, जिसे वेना कावा कहते हैं। तो वो यहाँ पर इंटर करता है, ठीक है, इंटर करेगा। फिर उसके बाद हाँ, फिर वहाँ पे काम करता है। तो ये इस तरीके से काम होता है। फिर उसके बाद हमारे ही शरीर के अंदर जो है वो कुछ फेफड़े तक जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसे फुफ्फुसी मतलब सिस्टम बोलते हैं, यानी कि आपका जो है वो फेफड़े तक सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ से हमारे निकलती है फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। फुफ्फुसी की कहाँ से निकलती है, ये हमारे जो राइट वो आपका अलिंद और निलय होता है उससे निकलती है, फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। और ये फुफ्फुसी धमनी ले जाकर पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई करती है, किसको, हमारे फेफड़ों को करती है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे फेफड़ों से जो ब्लड आता है वो आता है फुफ्फुसी शिरा से। फुफ्फुसी शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन से आता है। वो कहाँ आता है, हमारे लेफ्ट अलिंद और लेफ्ट निलय, यानी कि बाएं अलिंद से और बाएं निलय से आता है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इस सिस्टम में, अब इस सिस्टम को थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन आपका और दूर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट नहीं दिखा हुआ है, तो इसलिए आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग था उसमें, तो आपको और अच्छे से नहीं समझ में, इसलिए और मैं अपनी तरफ से ऐसे समझाता हूँ कि ये मान लीजिए कि, अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया लेफ्ट बायां अलिंद, ठीक है। तो ये लेफ्ट एट्रियम कहलाता है, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल निलय, यानी बायां निलय हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद राइट एट्रियम,
ऐसे खड़े हो जाएंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल, ठीक है, ये दायां अलिंद और दायां निलय हो गया, ठीक है, ऐसे 4 चैम्बर हो गए, ये एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ये अलिंद हो गया, ये निलय हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये 4 भाग हो गया। तो याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लीजिए ये आपका फेफड़ा है, ये क्या है, आपका फेफड़ा है, ठीक है, ये ना समझ लीजिए, ठीक है, और ये हमारे शरीर का भाग है, शरीर के अन्य भाग हैं, ठीक है, अन्य भाग हैं, ठीक है, ये अन्य शरीर का अन्य भाग है, ठीक है। तो अब यहाँ से निकलती है, ठीक है, ध्यान से समझिए, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ध्यान से समझिएगा, ब्लू कलर से मैं इसको ले लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो हमारे शरीर में क्या हुआ, कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो हैं वो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज टूट रहा है और ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होती है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है कोशिकाओं से वो उसके साथ जोड़ देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे ब्लड जो है वो क्या बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उनके साथ जुड़ जाती है। तो ऐसा ब्लड जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी रहती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, वो अनाक्सीकृत ब्लड होता है। और ये ब्लड जो है वो हमारे पूरे शरीर से, यानी शरीर की कोशिकाओं में क्या हो गया, शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के टूटने से निकली, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है और मिक्स होकर जो है वो एक तरीके से अनाक्सीकृत रक्त बनाती है और ये नीले कलर का दिखाई पड़ता है। और ये जो है लेकर एक शिरा जो है वो आता है राइट एट्रियम में, यानी कि हमारे वो राइट एट्रियम यानी कि दाएं अलिंद में आता है, ठीक है। थोड़ा दायां बायां जो है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलना पड़ रहा है, तो इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हीमोग्लोबिन इस रक्त को ले आकर कहाँ पर छोड़ती है, हमारे राइट एट्रियम में छोड़ती है, ठीक है। राइट एट्रियम आप समझ रहे होंगे, ठीक है, बार बार वो करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इसमें छोड़ती है। अब राइट एट्रियम में ये जो रक्त होता है जो कि हीमोग्लोबिन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, नीला वाला ब्लड होता है, यानी कि पूरा अनाक्सीकृत ब्लड होता है, ये पूरा भर जाता है, फिर ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर यहां से निकलकर यहां पहुंच जाता है, इसमें भर जाता है, इसमें भर जाता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसमें भर गया। अब यहां से एक धमनी निकलती है, ठीक है, इस धमनी को हम फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। तो यहाँ पे या पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। तो ये फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिक्स होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिक्स है तभी तो ये ब्लड यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इस फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ ब्लड मौजूद होता है और फिर यहाँ से निकलती है और ये जाती है फेफड़े में, ठीक है, फेफड़े में पहुंच जाती है फुफ्फुस धमनी। फेफड़े में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है इस ब्लड के, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है, शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब ये हीमोग्लोबिन जब यहाँ पे फेफड़ों में खाली हो जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो इस पर ऑक्सीजन भरने लगती है, ऑक्सीजन जुड़ने लगती है। तो हीमोग्लोबिन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से खाली हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये जो खाली हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन को मैंने क्या बताया था, एक तरीके का बस है, एक ट्रक है। तो हीमोग्लोबिन खाली हो गई, ट्रक खाली हो गई, तो अब इस पर ऑक्सीजन बैठ जाती है। अब ये ऑक्सीजन बैठ गई तो ये ब्लड, ये हीमोग्लोबिन कैसा हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, यानी ये जो ब्लड होगा, जो हीमोग्लोबिन जिसके अंदर मिक्स होती, ऑक्सीजन जिसके साथ मिक्स होती जाएगी, वो ब्लड ऑक्सीकृत ब्लड हो जाएगा। अब ये ऑक्सीकृत ब्लड जो है वो एक शिरा के द्वारा जो है यहां पर आता है, ठीक है, यहां पर आता है। इसको लाल कलर में बना देता हूं, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको ऑक्सीकृत ब्लड के, ये ऑक्सीकृत ब्लड हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गई, तो ये ऑक्सीकृत ब्लड जो है वो यहां पर आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीकृत ब्लड यहां पर आ जाता है, कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम में जब ऑक्सीकृत ब्लड लेकर आया, क्योंकि यहां पे हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये ऑक्सीकृत ब्लड हो गया, ऑक्सीजन इसमें घुल गई, ऑक्सीजन मिक्स हो गई, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई। अब ये ऑक्सीकृत ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में ये जाकर भर गया, फिर लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में
आया, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपकी जो महाधमनी थी उससे निकल गया, ये महाधमनी है, ठीक है, ये महाधमनी है, महाधमनी से निकलकर शरीर के अन्य भाग तक ऑक्सीकृत ब्लड पहुंच गया, ठीक है। और ये जो शिरा आया है लेकर इसको, जो कि ऑक्सीकृत ब्लड लेकर आ रहा है, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे, क्योंकि फुफ्फुस फेफड़े से आ रहा है तो ये फुफ्फुस शिरा कहलाएगा, ठीक है, फुफ्फुस शिरा कहलाएगा, ठीक है। अब आपको बात होप की फिर से समझ में आ गई होगी, फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है, बिल्कुल कोई कहीं से आपको भागने की जरूरत नहीं है, आराम से इसे समझिए। पूरे शरीर में, ठीक है, ग्लूकोज टूटा, C6H12O6 टूटा हमारी कोशिकाओं के अंदर, जिसे ऑक्सीजन ने तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पानी निकला और साथ ही साथ ऊर्जा निकली, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जा रही है, और मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर हमारी शिराओं द्वारा, यानी कि हमारा ये महाशिरा, इसे महाशिरा बोलेंगे, जो पूरे शरीर से ब्लड को लेकर आ रहा है, तो ये महाशिरा में ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर, यानी अनऑक्सीकृत ब्लड को लेकर धीरे धीरे करके ऊपर से इस हार्ट के इस भाग में, यानी राइट एट्रियम में पहुंचती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये अनऑक्सीकृत जो रक्त होता है ये फुफ्फुस धमनी में पहुंच जाता है, फुफ्फुस धमनी से पहुंच जाता है, उससे पहुंचता है फेफड़ों में इसकी सफाई होती है, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, हीमोग्लोबिन खाली हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है फेफड़ों के द्वारा, और ये खाली हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, फिर ये ऑक्सीकृत ब्लड हो जाता है, फिर ये ऑक्सीकृत ब्लड फुफ्फुसी शिरा द्वारा जो है वो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये शुद्ध हो जाता है ना, पूरी तरीके से शुद्ध ब्लड हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो पूरे शरीर में महाधमनी में छोड़ दिया जाता है, महाधमनी में से ये निकलकर बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, शरीर के भागों में पहुंचता है, शरीर के भागों में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फिर वो ग्लूकोज को तोड़ती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर महाशिरा के द्वारा आपके राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, फुफ्फुसी धमनी में, फिर यहाँ पे इसकी सफाई हो जाती है फेफड़ों में, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, फिर ऑक्सीकृत ब्लड फुफ्फुसी शिरा द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम महाधमनी, फिर उसके बाद पूरा में, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो होप कि आपको 101% ये पूरी बात अब आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब यही कारण है कि सारी की सारी जो धमनी होती हैं उनमें ऑक्सीकृत ब्लड बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीकृत ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड ना बहकर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, वो है फुफ्फुस धमनी। क्यों होता है वो बात आपको समझ में आ रही, क्योंकि आ ही रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। और दूसरा, एक सारी जो शिराएं होती हैं उनमें अनऑक्सीकृत यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड घुला वाला ब्लड बहता है, लेकिन एक शिरा ऐसी होती है जो कि हमारे फेफड़े से आती है, फुफ्फुस शिरा, जिसके अंदर जो है ऑक्सीकृत यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ ब्लड बहता है। तो अब ये भी कारण आपको स्पष्ट हो गया होगा, बिल्कुल बात बिल्कुल 100% क्लियर हो गई होगी, 100% क्लियर हो गई होगी। तो यही सब बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें। तो आपको मैंने कहीं पर इधर उधर नहीं भेजा, आपको सीधी सारी चीज़ें, जो चीज़ें इसमें पूरे में कहानी की तरह बताई गई वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर एक टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं एसे नोड। क्या बोलते हैं? एसे नोड बोलते हैं। इसमें शायद नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर होता है एसे नोड। और ये जो एसे नोड होता है, ठीक है, ऐसे नोड होता है, इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर, हृदय का पेस मेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय का पेस मेकर कहते हैं। तो ऐसे नोड कहाँ पर होता है? हमारा जो राइट एट्रियम होता है या दायां अलिंद होता है, ठीक है, दायां अलिंद होता है, तो यहीं पर मौजूद होता है और इससे ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर बोलते हैं। कुछ लोगों का ये खराब हो जाता है तो बाहर से बिजली उसे आपके बैटरी से चलने वाला पेसमेकर यहाँ पर लगाया जाता है। तो ऐसे नोड को ही रिप्लेस किया जाता है बैटरी से चलने वाले पेसमेकर के द्वारा अगर ये खराब हो जाता है। लेकिन नेचुरल पेसमेकर ऐसे नोड होता है, ये चलता रहता है, कभी बुढ़ापे में या कभी किसी वजह से खराब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बैटरी से चलने वाले पेसमेकर को यहाँ पर शरीर के अंदर यहाँ पर फिट कर देते हैं, जिससे हृदय की धड़कन फिर से शुरू हो जाती है। तो हृदय की धड़कन को बनाने का काम ऐसे नोड करता है, हृदय का पेसमेकर कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। यहां पर रक्त दाब की बात हो रही है।
तो सीधी सी बात है, हमारा जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे सिकुड़ता है, ठीक है, तो सिकुड़ने से जो है हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्तवाहिकाएं होती हैं, उनमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब वो सिकुड़ ऐसे आराम करता है, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता रहता है, तो जब ऐसे होता है तो इस वक्त क्या हो रहा है, ये जो संकुचित होता है हमारा हृदय, या वो हमारे हृदय का निलय जो होता है, जब संकुचित होता है, ऐसे संकुचित होता है, तो बहुत प्रेशर क्रिएट करता है हमारी जो रक्तवाहिकाएं होती हैं उन पर। तो रक्त वाहिकाओं पे जो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, प्रेशर क्रिएट होता है, और जब वो रिलैक्स करता है तो उस वक्त प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके का जो प्रेशर हमारी रक्त वाहिकाओं पे, खास करके धमनियों पर जो ये प्रेशर क्रिएट होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तचाप या रक्त दाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा सीधी सी बात है यहाँ पर, हाँ, तो ये हाँ, तो इसमें सीधी सी बात है, जब दो तरीके का रक्त दाब जो नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे हमारा रक्त जो है वो बहुत, जब हमारा हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो हमारा अलिंद ऊपर वाला भाग, निलय नीचे वाला भाग, तो निलय जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, निलय जब ऐसे सिकुड़ रहा है, तो हमारी जो निलय से निकलने वाली जो धमनी है उनमें प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे प्रेशर को प्रकुंचन दाब कहते हैं, ठीक है। और जब ऐसे हृदय ऐसे रिलैक्स हो जा रहा है, तो वो जो रक्त वाहिकाएं उससे निकल रही हैं उनमें प्रेशर कम हो जा रहा है, तो उसे अनुशिथिल जो है रक्त दाब के नाम से जाना जाता है। तो जब हृदय ऐसे दबाव डालता है तो वो जो रक्त दाब होता है वो 120 mmHg होता है। mmHg का मतलब ये होता है कि एक जो मशीन से हम नापते हैं जिसे स्फाइग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, उसमें पारा जो है उस दाब में 120 mm तक पहुंच जाता है। और ये नॉर्मल इंसान की बात बता रहा हूँ, नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल इंसान का। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ये पारा घटकर 80 पर जाकर स्थिर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये नॉर्मल, ठीक है। अगर इससे ऊपर है तो हाई ब्लड प्रेशर और इससे नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर होगा। तो नॉर्मल इंसान का जो प्रकुंचन रक्तदाब है वो 120 होगा, अनुशीथिलन जो है वो 80 के करीब, 80 करीब होगा। तो इसी वजह से डॉक्टर ऐसे 120/80 लिख देते हैं। तो इसका मतलब अब आप समझ गए कि जब हृदय जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब प्रकुंचन होता है तो 120 mmHg तक पारा पहुंच जाता है, और जब रिलैक्स करता है तो पारा 80 तक नीचे तक घट आता है। तो क्योंकि अनुशीथिलन के समय ये काम होता है। तो 120/80, अगर 140/80 कभी कभी 70 लिखा रहता है तो इसका मतलब समझ गए कि ये प्रेशर 120 की जगह पे 140 हो गया, यानी थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। ये 70 हो गया तो इसमें थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से किया जाता है। तो यह रक्तचाप या रक्तदाब इसी तरीके से। रक्तदाब किससे नापते हैं? धमनियों पर लगने वाला दाब, ठीक है। कौन लगाता है? हृदय। हृदय में कौन जो सबसे ज्यादा, वो अलिंद ऊपर वाला भाग, नीले नीचे वाला, तो नीचे से लगता है। नीचे जो नीचे वाला नीले वाला भाग जब सिकुड़ता है या रिलैक्स करता है तब वो दाब क्रिएट होता है। तो वही बात कहा है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीथलन के, निलय मैंने बताया था ना, निलय से ही होता है। अनुशीथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm तथा अनुशीथिलन दाब 80 mm पारा होता है, ठीक है। जिस मशीन से इसको नापते हैं उसे स्फाइग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। तो रक्त दाब नापने वाली जो मशीन होती है ना, जिसको लगाकर ये नापते हैं, तो ये क्या कहलाती है? इसका नाम क्या होता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर कहलाती है। स्फाइग्नोमैनोमीटर कहलाती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। धमनियां क्या होती हैं, शिराएं क्या होती हैं, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, ठीक है। ये बात प्लेटलेट्स यानी कि हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है या रुधिर होता है, रक्त के अंदर दो भाग चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा रक्त के अंदर जो है वो 55% यानी 55% जो होता है वो होगा, जो हमारे रक्त का 55% बनाता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा होता है पानी होता है। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं,
भोज्य पदार्थ होते हैं, इसके अलावा जो है बहुत सारा जो प्रोटीन होता है, ये सब चीज़ें मिलकर जो है प्लाज्मा बनाता है। तो हमारे रक्त का 55% भाग प्लाज्मा कहलाता है, ये येलो कलर का होता है। बाकी जो है वो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और साथ ही साथ प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स की बात की जा रही है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में प्लेटलेट जो है वो कुछ केमिकल को रिलीज करके हमारे रक्त के थक्के को जमाने का काम करती है। अगर रक्त का थक्का नहीं जमे तो हमारे शरीर से ब्लड निकलता रहे, हमारे शरीर में जो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है वो बह जाए, और फिर उसके बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो खाना पीना जो अवशोषित हुआ है सब निकल जाएगा और इंसान की मौत हो जाएगी। तो रक्त को शरीर से बाहर ना, अगर कहीं कट फिट जाए तो रक्त को शरीर से बाहर ना निकलने देने का काम, रोकने का काम, ठीक है, विशेष प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा कौन करता है, रोकने का काम कौन करता है, वो प्लेटलेट्स करती है। और प्लेटलेट जो है वो रक्त की हानि को, को बचाने का काम करती है। तो ये प्लेटलेट्स हमेशा क्या करती है, रक्त को क्षीण होने से, मतलब शरीर से बाहर निकल जाने से बचाने का काम करती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, रक्त कोशिकाएं होती हैं। फिर उसके बाद लसिका कहा जा रहा है। तो जैसे हमारी ये प्लाज्मा होता है ना, मैंने बताया 55% होता है, पीले कलर का होता है, इसी के अंदर पानी होता है, इसी के अंदर सारे खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, हमारे जो मतलब भोज्य पदार्थ होते हैं, सब होते हैं। उसी तरीके का एक पार्ट होता है लसिका। ये एक अन्य प्रकार का द्रव है, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के आंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। तो मतलब यह है कि प्लाज्मा में ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, यह रंगहीन होता है। और ज़्यादातर इस लसिका में जो है अगर कोई सेल पाई जाती है तो वो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह इसमें नहीं पाई जाती है। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है, आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाते हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुल जाता है, ठीक है। तो लसिका जो है वो लसिका ग्रंथियां जो होती हैं, इन्हीं में जो है वो कुछ मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, WBC वगैरह भी होती हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का, जैसे रक्त हमारे शरीर के अंदर तरल संयोजी ऊतक होता है, उसी तरीके से ये लसिकाएं भी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन तो मैंने आपको शुरू में बताया, 9th क्लास में भी आपने देखा होगा कि पादपों में परिवहन 2 तरीके का होता है। बिल्कुल सिंपल, फिर से एक बार रिवाइज, उससे पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से समझिए कि पादपों में परिवहन जो होता है, ठीक है, वो 2 तरीके के ऊतकों के द्वारा होता है। पहला जो होता है पादप में परिवहन, ठीक है। परिवहन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है हमारी वो उन ऊतकों से जिनका नाम होता है हमारा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं उन्हीं से ये होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, तो जो जाइलम है और फ्लोएम, इसको बिल्कुल शॉर्ट में पहले कई बार पढ़ा चुका हूं इसको डिटेल में। जाइलम जो होता है वो हमारे जो मृदा से, ठीक है, मृदा में मौजूद जो हमारा पानी होता है यानी कि जल होता है, प्लस जो है हमारे जितने भी खनिज लवण होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो खनिज पदार्थ और जल जो है वो मृदा में मौजूद होता है। उसको जाइलम जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर की हमारे पौधों की जो ऊपर वाले भाग होते हैं, वायवीय भाग होता है, ठीक है, वायवीय भाग होता है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो मृदा से जल को और खनिज पदार्थों को जाइलम नाम का ऊतक, ठीक है, कोशिकाओं का समूह वायवीय भाग तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। तो पादपों में परिवहन के लिए जाइलम जो है वो पानी को, जल को और खनिज पदार्थ को मृदा से निकालकर वायवीय भाग तक पहुँचाने का काम करता है। फ्लोएम जो होता है हमारी जो पत्तियाँ होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं, उनसे जो भोज्य पदार्थ बनता है, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ हमारे वायवीय भाग में बनता है। भोज्य पदार्थ कहाँ बनता है, हमारे वायवीय भाग में बनता है। तो जो हमारे वायवीय भाग में भोज्य पदार्थ बनता है, ये जैसे कि ग्लूकोज, उसको जो है शरीर के हर भाग तक, ठीक है, शरीर के प्रत्येक भाग तक, शरीर के
प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कौन सा काम करता है? फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम वो ऊतक है जो भोज्य पदार्थों को वायवीय भागों से वायवीय भागों में जब ये बन जाता है तो उसको शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो शरीर के फ्लोएम करता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम मेन पादपों में परिवहन करने का काम करते हैं। तो यही चीज यहां पर फिर से समझाई गई है, पहले भी तो याद रखिएगा पौधों में ये चीज होती है। इसके अलावा जो है पानी जो है वो निकल कर, ठीक है, हमारे जड़ों से, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो जड़ें हैं इनमें से पौधों से पानी निकल कर मतलब अवशोषित होकर, जड़ों में अवशोषित होकर जाइलम द्वारा शरीर के वायवीय भागों में पहुंचता है, पौधों के शरीर के वायवीय भागों में पहुंचता है। और फिर जो है जो स्टोमेटा मैंने बताया था ना, स्टोमेटल पोर, उसी स्टोमेटल पोर से एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकलकर वायुमंडल में जलवाष्प की तरीके से पूरे वायुमंडल में निकल जाता है। क्या मैंने बताया कि जड़ों से जल अवशोषित होकर हमारी जो जड़ें होती हैं वो मृदा से जलों को अवशोषित करके वायवीय भागों तक पहुंचाती हैं, और वायवीय भागों में पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है, ये वायवीय भागों में मौजूद जो पत्तियां होती हैं उनमें जो रंध्र छिद्र होते हैं, उन रंध्र छिद्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जो है वो पूरे वायुमंडल में निकलते रहते हैं और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भागों द्वारा क्या होता है, जल जो है वो जलवाष्प की तरह से, ठीक है, निकल जाता है। एक्स्ट्रा यानी जो अतिरिक्त जल होता है वो जलवाष्प की तरीके से पौधे के वायवीय भागों में मौजूद जो रंध्र छिद्र होते हैं उनसे निकल जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दो जरूरी चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन से दो फायदे पौधों को होते हैं। पहला फायदा जो पौधों को होता है कि एक खिंचाव, यानी कि पानी जो है वो लगातार जब ऊपर से निकलता रहता है, यानी कि वायवीय भागों से निकलता रहता है, जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, तो हमेशा वायवीय भागों में पानी की कमी बनी रहती है और जमीन में पानी की अधिकता होती है। तो हमेशा चीजें अपने ज्यादा मतलब जहां उनकी मात्रा ज्यादा होती है वहां से जहां कम मात्रा होती है उधर की तरफ मूव करती हैं। हमेशा चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ भागती हैं। तो जमीन पर पानी जल ज्यादा होता है और वायवीय भागों पे लगातार वाष्पोत्सर्जन की वजह से एक्स्ट्रा जो जल है वो निकल रहा है, तो यहाँ ऊपर के वायवीय भागों में लगातार पानी की कमी बनी है। जमीन के अंदर यानी भूमि के अंदर पानी की अधिकता है, तो पानी अधिक मात्रा में यानी भूमि से जड़ द्वारा अवशोषित होकर लगातार जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है और वायवीय भागों से निकलता रहता है। इससे क्या होता है, एक खिंचाव डेवलप होता है जिसकी वजह से जड़ से, यानी कि अपने हमारे जो जमीन है उस जमीन से, उस खिंचाव की वजह से जमीन से पानी जो है अवशोषित होकर जड़ों में, फिर जड़ों से वायवीय भागों की तरफ बहता है, फ्लो होता है, और फ्लो होता रहता है जिससे कि हमारे वायवीय भागों के हर एक भाग तक पानी लगातार पहुंचता रहे और साथ ही साथ हमारे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती रहे। तो ये क्या है, लगातार ऊपर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पानी की कमी है, नीचे पानी अधिक है, अधिक से कम की तरफ पानी चीज बहती है, तो नीचे से पानी निकल कर जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर सीधे वायवीय भागों तक लगातार इस खिंचाव की वजह, एक खिंचाव डेवलप हो रहा है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ का यूज करिए, तो एक बार सक कीजिए, हल्का सा सक कीजिए, एक प्रेशर बनाइए, फिर उसके बाद आपको प्रेशर नहीं बनाना पड़ता, कोल्ड ड्रिंक अपने आप उस स्ट्रॉ के द्वारा आपके मुंह में जाना शुरू हो जाती है। तो वही एक प्रेशर की, क्योंकि आपके मुंह में कोल्ड ड्रिंक की समझ लीजिए कमी है और नीचे जो है वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो बॉटल में भरी है, तो ज्यादा से कम की तरफ लगातार वो कोल्ड ड्रिंक जो है एक फ्लो बन जाता है। वैसे ही जमीन के अंदर पानी ज्यादा है, ऊपर की तरफ पानी कम है, ऊपर पानी की आवश्यकता है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, एक फ्लो क्रिएट होता है जिसकी वजह से लगातार फ्लो क्रिएट होता है जिससे पानी नीचे से रिस कर जो है वायवीय भागों तक आता है। अगर ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो जाए, बंद हो जाए, तो ऊपर भी पानी ज्यादा हो जाएगा, नीचे भी पानी हो जाएगा, तो नीचे से पानी ऊपर आना बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से बहुत सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूं, तो आपको वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का जो सबसे पहला फायदा होता है कि वायवीय भागों तक एक प्रेशर क्रिएट होता है, की तरफ एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे पानी नीचे से जड़ से अवशोषित होकर वायवीय भागों तक लगातार आता रहता है और हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उसका उपयोग होता है भोजन बनाने में। ठीक है, पहली चीज, पहला फायदा। दूसरा, लगातार पानी जो है जब पत्तियों से लॉस होता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा, तो इससे क्या
होता है कि एक कूलिंग इफेक्ट जो है डेवलप होता है, एक ठंडापन डेवलप होता है, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक कूल यानी कि एक ठंडक का मौसम बना रहता है या ठंडक का एहसास होता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो जो बायोकेमिकल्स होते हैं वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, अच्छी तरीके से वो अपनी एक्टिविटी शो कर पाते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो प्लांट के उन एंजाइम्स और इन सब के लिए भी नुकसानदेह, और कम हो जाएगा तो वो भी दिक्कत है। तो वो मेंटेन करने का काम भी ये करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हर तरीके से सहायक होती है। ठीक है, अब लोग बात करते हैं उत्सर्जन। ठीक है, एक्सक्रीशन इसे बोलते हैं। तो भाई एक्सक्रीशन के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, पौधे भी एक्सक्रीशन करते हैं। उत्सर्जन का मतलब सिंपल भाषा में समझ लीजिए। सिंपल भाषा में उत्सर्जन का मतलब यह है कि हमारे शरीर के अपशिष्ट भागों का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। चाहे वो पौधे अपने शरीर से अपशिष्ट भागों को, अपशिष्ट चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकालें, चाहे वो मनुष्य अपने शरीर से अपशिष्ट भागों को शरीर से बाहर निकाले, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब क्योंकि मनुष्य के बारे में जब बात की जाती है, उत्सर्जन की बात की जाती है, तो हम लोग किडनी वाली बात ज़्यादा करते हैं। तो होता यह है कि हम लोग हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, उन नाइट्रोजनी पदार्थों को मनुष्य के शरीर के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो अमूमन जो नॉर्मली हम समझते हैं, वैसे उत्सर्जन क्या है, मैंने क्या बताया, हमारे शरीर के अपशिष्ट यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं उत्सर्जन में, वो ये एग्जैक्टली क्या पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर के किडनी के द्वारा, हमारे जो वृक्क द्वारा निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही उत्सर्जन समझा जाता है या हम लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, हमारे शरीर के अंदर कौन से पदार्थ निकाले जाते हैं अपशिष्ट पदार्थों की तरह से? हमारी किडनी के द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अब इस नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। इसमें यूरिया शामिल होता है, यूरिक एसिड शामिल होता है, क्रिएटिनिन शामिल होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। वो सब नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसको किडनी जो है, जो हमारे शरीर के काम के नहीं होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनको हमारे शरीर बाहर निकालने का काम करता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहा जाता है। अब ये करता कौन करता है? ये करता है हमारे किडनी करती हैं। ठीक है, किडनी करती हैं। अब किडनी में कौन करता है? अब देखिए, हमारे शरीर में मैंने क्या बताया, हमारे शरीर में बहुत सारे नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं। मैंने बताया यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक हैं, हानिकारक हैं। तो क्या होता है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका जब इन हानिकारक पदार्थों को बनाती है, तो अपने हानिकारक तो हमारे शरीर के किसी काम के नहीं है, अपशिष्ट है, इनको जल्दी से शरीर से बाहर निकालना है। तो सारा अपशिष्ट पदार्थ, सारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब के सब कहां पे डाल दिए जाते हैं? हमारे ब्लड में डाल दिए जाते हैं। ब्लड में डाल दिए जाते हैं तो क्या होता है कि वृक्क धमनी इसे लेकर आती है। वृक्क धमनी ये है बाईं वृक्क धमनी, तो ये बाईं दाईं दोनों होती हैं, तो दो वृक्क होते हैं ना, दो ये किडनी होती हैं। तो ये जो वृक्क धमनी होती है, ये सारे अपशिष्ट पदार्थों को लेकर आती है और लेकर कहां पर ट्रांसफर कर देती है? किडनी में ट्रांसफर कर देती है। किडनी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये किडनी में होता है। तो जैसे आपकी किडनी हुई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जैसे आपकी किडनी हुई, तो इस किडनी में, ये मान लीजिए आपकी किडनी हुई है, तो किडनी में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाखों की संख्या में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो ये, या वृक्काणु, इसे क्या बोलते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही याद रखिएगा आप लोग, हर जगह यही पूछा जाता है, ये वृक्काणु के नाम से आपको नहीं याद होगा। तो ये नेफ्रॉन है। तो ये जो नेफ्रॉन आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारी किडनी में लाखों की संख्या में मौजूद होता है, और इसी का काम होता है कि किडनी में जो हमारे रक्त के द्वारा जो अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जो हमारे काम के नहीं है, उनको छान देना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैं बहुत ही सिंपलीफाई करके बता रहा हूं, जो यहां पे चीजें लिखी हुई हैं तो उनको तो सबसे पहले जो वृक्क धमनी होती है, वृक्क धमनी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों से मिक्स जो ब्लड होता है, यानी हमारे रक्त के अंदर हमारी जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं सारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रक्त में डाल देती हैं, और फिर ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रक्त में
डालने के बाद ये रक्त धमनियां जो हैं, ये जो धमनियां हैं जिसे वृक्क धमनी बोलते हैं, इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अपने रक्त के साथ घोलकर, ठीक है, कहाँ लाती हैं? वृक्क तक लाती हैं। वृक्क में ये जब ये जो रक्त है पहुंच जाता है, ठीक है, ये रुधिर पहुंच जाता है जिसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो पहुंच जाता है, तो इसके अंदर जो नेफ्रॉन मैंने आपको बताया, वो नेफ्रॉन उसको छान देते हैं। जब उसे छान देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो शुद्ध छनने के बाद जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद वो किडनी के द्वारा कहाँ पे डाल दिया जाता है? ये वृक्क शिरा में डाल दिया जाता है। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, वृक्क शिरा में डाल दिया जाता है। तो वृक्क धमनी में क्या हो गया? वृक्क धमनी में क्या हुआ कि अशुद्ध ब्लड आया, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मौजूद है, किडनी में गया, ठीक है, अशुद्ध ब्लड, और वो उसको नेफ्रॉन, इसके अंदर जो लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, उसे छान देते हैं। तो फिर उसके बाद रक्त जो होता है, रुधिर जो होता है, शुद्ध हो जाता है, वृक्क धमनी वृक्क शिरा में भेजा जाता है। वृक्क शिरा इसे वापस जो है शरीर के में ये शुद्ध ब्लड को वापस शरीर में पहुंचा देता है, ठीक है, शरीर में पहुंचा देता है। ये पहले फिर यहाँ से वृक्क शिरा जाएगा, पहले महाशिरा से जुड़ेगा, फिर महाशिरा हृदय में जाएगा, हृदय जो है वो हृदय से फिर उसका ऑक्सीजनेशन होगा, फिर ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर वो हमारे फिर हृदय में आएगा, फिर हृदय से पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया, तो कुल मिला के वृक्क शिरा में शुद्ध यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मुक्त ब्लड होता है, ठीक है, नाइट्रोजनी वृक्क शिरा के अंदर। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ऐसा होता है। अब जो इसमें वेस्ट मटेरियल निकला, नाइट्रोजनी जो आपने नेफ्रॉन ने जो छाना, तो कुछ खराब चीजें भी निकली होंगी, जैसे कि आप जब चाय को छानोगे तो चाय की पत्ती जो है वो अपशिष्ट पदार्थ हो गई, तो वो छन जाती है, अपशिष्ट पदार्थ अलग हो गया। अब वो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, थोड़ा सा पानी, वो मूत्र कहलाता है, और ये मूत्र जो होता है ये इस ट्यूब के द्वारा, यानी मूत्र वाहिनी, ये जो एक ट्यूब आपको दिखाई पड़ रही, इस मूत्र वाहिनी के द्वारा इसमें से निकलकर मूत्र धीरे धीरे रिस कर जिसमें पानी होता है, और यही आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ये धीरे धीरे करके मूत्राशय, यानी कि ये ट्यूब में इस तरीके का एक मतलब पाउच होते जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय में पहुंचता है, यहाँ इकट्ठा होते रहता है, फिर उसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरीके से चलती है। तो रक्त जो है वो रेगुलर इस तरह से छनता है, ठीक है, रक्त छनता है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके एक बार हल्का सा बता देते हैं कि हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, कोशिकाएं हैं, तो वो कोशिकाएं जो हैं वो हमारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, जो मतलब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को किस में डाल देती हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल को डाल देती हैं हमारे धमनी में, ठीक है, वृक्क धमनी में, ठीक है, वृक्क धमनी में डाल देती हैं। वृक्क धमनियाँ जो होती हैं, वृक्क धमनी में से ये कहाँ पे पहुँचता है? ये ब्लड वृक्क में पहुँचता है, यानी अशुद्ध ब्लड, ठीक है, अशुद्ध ब्लड हो गया ना। तो अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पे पहुँचा है? वृक्क में। वृक्क में नेफ्रॉन इसे क्या कर देता है? नेफ्रॉन जो होते हैं वो इसे छान देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो शुद्ध ब्लड हो जाता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त जो है वृक्क शिरा के से शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है, शरीर में पहुंच जाता है। और फिर जो नेफ्रॉन छानता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो रक्त के साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? मूत्र कहलाते हैं। ये मूत्र जो है फिर क्या होता है कि आपके फिर ये मूत्र जो बचता है, ये मूत्र फिर मैंने आपको क्या बताया, ये जो मूत्र होता है, ये मूत्र जो है वो आपकी मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में पहुंचता है, फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको मैंने शॉर्ट में फिर से आपको एक बार क्लियर कर दिया, ठीक है, क्लियर कर दिया। अब अगर कुछ लोगों की किडनी खराब हो जाती है, ठीक है, और उनके शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बढ़ने लगते हैं शरीर में, और आपको पता है कि नाइट्रोजनी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल जो खतरनाक, तो शरीर में जब इनकी मात्रा बढ़ने लगेगी, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनकी मात्रा बढ़ने लगेगी, तो शरीर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो फिर उसके बाद उनकी बॉडी के हर पार्ट खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर जिन लोगों को के शरीर में सही से किडनी काम नहीं करती हैं, वृक्क काम नहीं करता है, किडनी फेल हो जाती है, तो उनको जो है वो आर्टिफिशियल किडनी पर रखना होता है। तो उसमें क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी में कि जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको एक ट्यूब से, मतलब इनकी बॉडी के ब्लड, जहाँ पे ब्लड यहाँ से होता है ना, हमारी धमनियाँ होती हैं, शिराएं होती हैं, तो वहाँ से निकाला जाता है एक ट्यूब के जरिए,
और उस ब्लड को एक ट्यूब के जरिए से, मतलब शरीर का ब्लड एक ट्यूब के जरिए से निकाल कर इस मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन में उसको छाना जाता है और छान कर जो है वो जो अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक है, जो अशुद्ध ब्लड होता है, सॉरी, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो अलग हो जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ निकलने के बाद जो शुद्ध ब्लड होता है उसे वापस जो है शरीर में डाल दिया जाता है। तो इधर से अशुद्ध ब्लड निकलता है, इधर मशीन में जाता है, शुद्ध उसको छाना जाता है। यानी किडनी क्या करती है, अशुद्ध ब्लड को शुद्ध में बदलती है। वैसे ही जब किडनी फेल हो जाती है तो ये मशीन जो है अशुद्ध ब्लड को शुद्ध ब्लड में बदलकर शरीर के अंदर डाल देती है, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो मशीन होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम वृक्क बोलते हैं या अपोहन कहते हैं, या इसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से काम होता है, ठीक है, डायलिसिस मशीन कहा जाता है। तो इस तरीके से कुछ लोगों का मतलब किडनी बिल्कुल खराब है तो उनको रोज कराना पड़ता है डायलिसिस। कुछ लोगों की किडनी जो है वो कम खराब है तो हफ्ते भर, फिर डिपेंड करता है वो पेशेंट की सीवियरिटी पर, ठीक है। तो होप कि ये बात आप लोगों को 100% बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब पादप में उत्सर्जन कैसे होता है? जो पौधे होते हैं वो भी उत्सर्जन करते हैं, वो भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। कभी कभी देखा होगा पेड़ पौधों में गोंद जैसे मटेरियल निकलते रहते हैं, वो भी उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है। एक्स्ट्रा पानी होता है, ठीक है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो पौधे भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। पौधे में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा निकलती है वो भी एक तरीके का उत्सर्जन है। ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाती है उसको निकालना, या पानी एक्स्ट्रा हो जाना उसको निकाल, ये सब उत्सर्जन के भाग होते हैं। तो यहां पर जैसे है कि पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं में बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी करते हैं। जो पत्तियां जो है पीली पड़कर गिर जाती हैं तो वो भी एक तरीके के अपशिष्ट पदार्थ का निकालना होता है। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद को खुश्की रिक्तिका से संचित करते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं, ठीक है। तो पानी, मृदा से भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं, ठीक है, तो निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है विचार करें अंगदान की। जब लोगों के अंग खराब हो जाते हैं तो अगर से इस बॉक्स में बताया गया है कि अगर अंग लोग जो हैं वो दान करने लगे अपने से, कि हमारे मर जाने के बाद ये अंग किसी के काम आ जाएं, तो सोचो कि अंगों की खराब होने की वजह से लोगों की मौत नहीं हो सकेगी, उनको नया जीवन दान मिल सकेगा और ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा मानवता के लिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा मानवता के लिए। लेकिन अक्सर जो लोग जो हैं अंगदान पर वे विश्वास नहीं करते, अंगदान वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर सब करने लगे तो फिर बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन उसको जितना शॉर्ट में, जितना क्रक्स रूप तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपने इसको समझा होगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज आप लोगों के क्लियर हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी वीडियोस भी हम नहीं रख सकते हैं, वरना फिर वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कुल मिला के ये एनसीईआरटी टू द पॉइंट, लाइन टू लाइन मैंने आप लोगों के लिए ये सारी की सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो होप कि ये वीडियोस जो हैं आपको लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।